तो वो तो हमने जैसे कल डिस्कस किए ही हैं। और अब ये कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, यही मेन इश्यू है। तो इसका एक ही रास्ता है मेरे ख्याल से। तो डिजिटल एजुकेशन, शिक्षा, डिजिटल, ये सब जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में शिक्षा लोअर लेवल से। और आपने जैसा कि बताया कि हम सीनियर सिटीजन तो सीखना भी नहीं चाहते और समझ में भी नहीं आता। अब यंगस्टर जल्दी सीख लेते हैं, उसमें भी बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन हम पीछे रह जाते हैं। तो डिजिटल शिक्षा एक है, और इसका कैसे गांव तक पहुंच हो, ये दूसरा है। तो डिजिटल शिक्षा के कार्यक्रम बहुत जरूरी है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी। से पहले तो यही एक विषय जैसे कि आप यहाँ उठा रहे हैं, ऐसे ही उठाना पड़ेगा। और ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा कैसे दी जाए, ये जरूरी होगा अब, क्योंकि इतने तो एक्सपर्ट होंगे नहीं। तो ऑनलाइन अगर हम दे सकें तो ये अच्छा होगा। डिजिटल शिक्षा का अभियान भी एक जरूरी है, क्योंकि और इसमें इसकी साक्षरता कैसे लोगों तक पहुंचे और कैसे उसको आगे बढ़ाएं, और इसकी सामग्री क्या है, वो अवेलेबल है या नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट को बढ़ावा देना, इंटरनेट की पहुंच है या नहीं है। जैसे आपने बताया कि मोबाइल कई तरह के हैं, तो सब में डिजिटल की पहुंच कैसे, मोबाइल की पहुंच कैसे, और क्या उपकरण है, उनके बारे में भी गांव लेवल तक पहुंच की जरूरत है। तो ये सामूहिक भागीदारी से ही आगे बढ़ेगा। और सामूहिक भागीदारी में कि हम जहाँ जहाँ जैसे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी कर रहे हैं, तो सामूहिक डिजिटल शिक्षा केंद्र भी एक डालना पड़ेगा, क्योंकि उसके सीखे बगैर आगे बढ़ नहीं सकते। और इसके सामूहिक कार्यक्रम भी करने पड़ेंगे इस विषय में, ताकि हम आगे बढ़े। धन्यवाद। मेरे ख्याल से तो कुछ और बोले, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं। अभिषेक जी, हो गया मेरी तरफ से। तो आवाज नहीं आई क्या? मैं गांव में हूँ। मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी। आवाज आ रही जी, मेरा इतना ही कहना था सर। पॉइंट्स फॉर्म में बताया है, अब आगे बढ़ाओ। है। धन्यवाद। अभिषेक आगे बढ़ाओ, अभिषेक जी। हमें से जो लोग और हैं, कल्याणानंद जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, सुमेर सिंह राजा जी हैं, ललित पंत जी हैं। चर्चा करें डिजिटल डिवाइड पर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अभिषेक जी। जी। ये खामोशी हमें जीने नहीं देगी। तो विषय जो था, ये विषय ये था कि अभी जो नॉलेज गैप बन रहा है, लोगों में जानकारी की कमी है, या लोगों में गलत जानकारी का वो है, ये भी एक डिजिटल डिवाइड का ही एक इश्यू है। जब समस्याएं नई नई आ रही हैं हमारे जीवन में, तो उसको गहराई से हमको समझना पड़ेगा, और समझने के साथ ही उसको हम, जब कोई कार्यक्रम जमीन से जुड़ने का बना रहे हैं, ग्राम स्वराज के माध्यम से बना रहे हैं या किसी माध्यम से बना रहे हैं, तो उसमें उसको पुरोने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। और अगर हम आने वाले भविष्य की चुनौतियों को देख के अपने प्रोग्राम बनाएंगे, उस पर काम करेंगे, तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे। अब जैसे कल्याण दादा है, तो कल्याण दादा जो उड़ीसा के ट्राइबल बैकवर्ड एरिया में डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल डिवाइड पे को दूर करने के लिए क्या कोई काम हो रहा है, क्या कोई इनिशिएटिव किसी ने लिया है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, या क्या अच्छे काम हो रहे हैं, उसके बारे में
थोड़ा सा बताएं ताकि हमें पता चले कि कैसे काम उधर ये बढ़ रहा है, हो रहा है। कल्याण दादा। हाँ। नमस्कार अभिषेक जी और सबको नमस्कार। अ, नमस्कार। अ, जब शिक्षा का पहले शुरू हुआ तो शिक्षा को भी हम लोग देख रहे हैं कि कई तरह का शिक्षा का प्रसार प्रचार के लिए काम किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान, पौध शिक्षा, पीएलपी, टीएलपी, एडल्ट एजुकेशन, फिर एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन अभी जो चल रही है। तो कई तरह का अभी तक होते 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 अगर देखा जाए कि जैसे अभिषेक जी बता रहे थे, ट्राइबल बेल्ट में अभी भी हार्डली 30% भी नहीं होगा आज के लिटरेसी रेट। लेकिन अर्बन और आज जब वो डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं कि इस तरह का बात करते हैं, आज अगर एजुकेशन की बात किया जाए तो वो भी डिवाइडेड है। अर्बन एजुकेशन और रूरल एजुकेशन, फिर रूरल में ट्राइबल एजुकेशन, ट्राइबल में भी रिमोट एजुकेशन, जहां आज तक भी शिक्षा नहीं पहुंच पाया, स्कूल नहीं पहुंच पाए। अब हाल में तो एक एक गांव में जाता हूं जहां भी मैं जिस जगह पर रहता हूँ, एक सेवेंथ पास भी नहीं किया होगा एक लिटरेसी रेट में। जिसमें 30-40 फैमिली है। मैं एक आश्रम बना करके वहाँ ढेंकानाल, फिर भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूरी में, वहाँ कोई सेवेंथ तक पास नहीं किया है। और के जुआंग कम्युनिटी है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है। तो ये हालत है एजुकेशन का, शिक्षा का, जो मिनिमम एक टारगेट था कि 2030 तक हम पूरा टोटल लिटरेसी करेंगे, लेकिन हम कहाँ तक पहुंचे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब उड़ीसा के 25% ट्राइबल है और उस ट्राइबल कम्युनिटी के 30% एजुकेशन अभी तक नहीं पहुंचा। बात है कि फिर डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन तो बहुत, मतलब जो लोग आज तक स्कूल नहीं गए, आज वो लोग डिजिटली भी बहुत एक्टिव हो रहे हैं। ये कि हमारे सौभाग्य है कि सबके हाथ में मोबाइल, करीब करीब भी भारत के अगर 140 करोड़ लोग हैं, करीब करीब 50, 60, 70, 80 करोड़ तक अभी स्मार्टफोन यूज करना शुरू कर दिए। तो मतलब 50% लोग उसको आज स्मार्टफोन उनके पास पहुंच चुकी है। उसमें रिमोट एरिया में अगर आप रोड नहीं, स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वहां भी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। वो भी वहां सोलर लाइट में, सोलर एनर्जी में लोग मोबाइल चार्जर इस्तेमाल करके अच्छा अच्छा रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो जो चीज स्कूल फॉर्मल एजुकेशन नहीं पहुंचे, वहां आज डिजिटल एजुकेशन पहुंच रहा है कि वो लोग यूज करना शुरू कर दिए। कितना फायदा का कर रहे हैं, कितना नेगेटिव उनका प्रसार हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, वो सेकेंडरी मैटर। लेकिन अभी ये लोग रील बनाना शुरू कर दिया। आप जानते होंगे उड़ीसा में एक ट्राइबल फैमिली, मुंडा कम्युनिटी के, उन्होंने पखल, जो खाना हम लोग जो ट्रेडिशनल भोजन करते हैं पखल भात, उसको भी बनाकर रील बना करके, वीडियो बना करके यूट्यूब में आज पैसा इनकम करने का जरिया है। जहां पैसा इनकम करने का जरिया बन गया, वहां अपने से आप एजुकेशन हो रही है, अपने से आप चल रहा है। जहां तक प्रयास करने का बात है कि एक एनजीओ लगा है मेरे, मैं जिस साथ जुड़ा हूं, अभी वो लोग को डिजिटल एजुकेशन के, तो कल हम लोग जो टॉपिक था कि साइबर क्राइम का बारे में काफी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ट्राइबल बेल्ट में हो, अर्बन एरिया में हो, काफी कर रहे हैं। और विशेष करके काफी एनजीओ लोग जो हो, उन लोग का कुछ फंडिंग मिलता होगा, क्योंकि 2 रेसिडेंशियल प्रोग्राम ले रहे हैं, 2 दिन का कैंप ले रहे हैं, वहाँ खाना पीना रहना, इवन ट्रैवलिंग का भी सपोर्ट दे करके इस तरह का एजुकेशन एजुकेट कर रहे हैं लोग को। इसमें किस लिए कर रहे हैं, क्या फायदा है, उसमें नहीं जा रहा हूँ किसका फायदा है, लेकिन इस तरह का एजुकेशन कर रहे हैं। और मुझे काफी लोग बोल रहे हैं कि आप भी 8-10 कैंप करा सकते हैं, जहां भी चाहें, उनके लिए कुछ सपोर्ट भी देने के लिए तैयार है बात कि हम कितना उनको ले पा रहे हैं। यहाँ डिजिटल एजुकेशन की बहुत जरूरी है। जब हम लोग फॉर्मल एजुकेशन पर ध्यान दे, तभी वो डिजिटल एजुकेशन ऑटोमेटिक होगा, और क्योंकि उनको पॉजिटिवली लोग यूज करेंगे। जिस तरह कोरोना के टाइम पर एक फोर्स किया गया कि लोग को एजुकेशन, मतलब जिनका पास पैसा नहीं, मैं कई मोबाइल
मतलब एक टैबलेट में ला करके करीब करीब एक डक जो बॉम्बे के ट्रेड यूनियन थे, और मेरे एक साथी थे जो डीजी थे, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, उनके पत्नी ने मुझे कई एक टैबलेट बांटने के लिए दिए उड़ीसा में। तो आज हमारे जो अनाथ आश्रम चल रहा है कि 600-700 बच्चे हैं आद्रुता करके, वहां 600-700 बच्चों को टैबलेट हम लोग दिए कि बस आप पढ़ेंगे। और सारे ट्राइब, मोस्टली ट्राइबल बच्चे लोग, ऑर्फन बच्चे हैं, ट्राइबल बच्चे हैं। कम से कम इस तरह का जो इनिशिएट लिया गया, एक फोर्स किया, क्रिएट किया गया, हर स्कूल बच्चे को आप पढ़ने के लिए आप दिया जाए। तो एक तरह का सिचुएशन कंपेल की है कि हर घर में जाकर के डिजिटल पहुंच गया और इंटरनेट पहुंच गया, कि किसी तरह उनको पहुंचा गया कि वो आज एजुकेट होने लगा। आज भी और भी जब मैं देख रहा हूं कि मेरे बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं गए, 9th-10th कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन वहां इंटरनेट मैं जहां रह रहा हूं आश्रम बना करके, यहाँ मतलब मैं तो मेरे बैचलर हूं, लेकिन 2-3 बच्चे को मैं जो अडॉप्ट किया उस कोरोना का टाइम पर, सबको यहाँ पीडब्ल्यू जैसा है, इतना चीप रेट में पड़ रहा है कि वो जो है खान सर, उनका जो एजुकेशन 100-200 रुपया, 100 रुपया में उनको पूरी क्लास दे रहा है। हर महीना 100-200 रुपया में, 200 रुपया में हो जाता है, 2 बच्चे पढ़ने के लिए काफी है। तो इस तरह का जो घर तक पहुंचने का जो फायदा देख रहे हैं लोग इस्तेमाल करेंगे, और एक तरह का इंस्टीट्यूशनल कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनली ये सब किया जा रहा है, और जब वो यूट्यूब जरिया से लोग पैसा इनकम करना चाह रहे हैं तो वो भी कर। खान सर वाला मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए, 2-4 नहीं, मिनट। मैं पीडब्ल्यूडी का लिया हूँ, जो 9th-10th क्लास के लिए मैं 1500-1600 रुपया में साल भर का कोर्स लिया हूँ। उनका पूरा क्लास दे रहे हैं, और उनका वीडियो दे रहे हैं, उनका क्लास का दे रहे हैं, उनका क्वेश्चन आंसर देने के लिए भी आपको टाइम दे रहे हैं बच्चे का। और वो 3 घंटे के क्लास ले रहे थे, 6 से लेकर के रात 9 बजे तक क्लास उनका चलता था। पीडब्ल्यूडी फिजिक्स वाला, 9th-10th का 9th-10th का 3 घंटे का क्लास, और साल भर का, और कितना रुपया? साल भर का लिए थे 2500 रुपया। 2500। तो उसमें एक क्लास में एक बच्चा या कितने भी बच्चे? नहीं, एक बच्चे के लिए। वहां तो इस तरह 4,000-5,000 बच्चे जुड़े होंगे एक सेशन में। यहाँ जब मैं भुवनेश्वर में एक बच्चे के लिए, थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, एक बच्चे के लिए 1800-1900 रुपए साल भर के लिए? साल भर के लिए। जी। इसी पॉइंट पे मैं लाना चाह रहा था सभी साथियों को कि ये जो है, ये मॉडल जो है, ये मॉडल कुछ इस तरह से भी चलाए जा रहे हैं और चल रहे हैं। इसके कई सारे डायमेंशन हैं, अच्छी अच्छी बातें भी हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे जो अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ भी इंडिकेट करती हैं। जी दादा, अब आगे बताइए। मेरे ख्याल में ये फोर्स किया जब वो स्कूल में एक उसी क्लास को बच्चे महीना में 4,000 रुपया दे रहे थे, एक जो कोचिंग सेंटर में, वहां 200 रुपया में उतने ही एजुकेशन, और उनकी स्टैंडर्ड एजुकेशन, आपको नोट्स दे रहे हैं, आपको डिजिटल उनका वो दे रहे हैं। तो बच्चों को, हम जब इंटरनेट जानते नहीं थे, इस तरह क्लास नहीं जानते थे, कि सिचुएशन कंपेल किए कि मेरे बच्चों को उस तरफ एडमिशन करके स्कूल से आउट किए। स्कूल का फीस जो देना था हर महीना में 10,000, हर महीना 5,000 मुझे देना पड़ रहा था। वो 5,000 हम 2 साल का, मान लीजिए 1.5 लाख 2 लाख रुपया का, 1.5 लाख से ज्यादा खर्च हो जाता है 2 साल में, लेकिन उसमें 2-2,500 में मेरे बच्चे को मैं पढ़ाने का सक्षम हो पाए। और उसके चलते मैं लिया इंटरनेट, मतलब एक 5,000 रुपया इंटरनेट में खर्च हुआ साल भर का। 5,000, 5,500 इंटरनेट का, हाई स्पीड इंटरनेट था, 100 MBPS का इंटरनेट था, और आपको सारे वीडियो वगैरह दिन भर का आप जितना यूज कर सकते हैं। और मैं अभी जो हूँ, मेरे पास 4 बच्चे हैं, चारों सारे लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, और एक ही इंटरनेट है। तो ये एक सिचुएशन पैदा ऐसा हो रहा है कि
जितना सस्ती होगी इसका यूज, जितना फायदामंद होगा लोग इतना यूज करेंगे। तो जी समाज में लोग आज भी डिजिटल पेमेंट करना शुरू कर दिया। तो पेमेंट करना शुरू कर दिया, थोड़ा सीख लिए। गांव के लोग 10 रुपया 5 रुपया लेकर भी चल रहे हैं। एक डिजिटली लोग भी कंट्रोल कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि कैश को खत्म करके डिजिटल मनी को ये करना, प्रमोट करना है। उसमें कंट्रोल आ रहा है, उसमें गवर्नमेंट तो कंट्रोल करना चाह रहा है, और इसमें आप कैश रख नहीं सकते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट का भी चाह रहे हैं, और इस तरह का एक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, ये दोनों फायदा जब पहुंचा रहे हैं, लोग इसको यूज कर रहे हैं। मैं जब रिमोट से रिमोट एरिया जा रहा हूँ, जहाँ लाइन नहीं, जहाँ कोई स्कूल नहीं, गांव नहीं, पहाड़ी पर है, वहां भी लोग को यूज कर रहे हैं आज। इस तरह का मतलब इंटरनेट का जरिया से लोग आज यूज कर रहे हैं। तो मेरे अभिषेक जी और सबको मेरे यही है, इसको कितना हम लोग को फायदा, इनका क्या प्लस एंड कॉन्स, ये सब हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जब लोग फायदा देख रहे हैं उसमें, तब लोग इसको यूज करना शुरू कर दिए। और कई एक ऑर्गेनाइजेशन मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ, मतलब इनका मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ जाकर के, आरटीआई का, नहीं तो पंचायत राज का, अभी उनका प्रोजेक्ट मिला है कि जाकर के डिजिटल, और डिजिटल मतलब साइबर क्राइम के बारे में हर जगह पर आपको कई मतलब 20 25 30 लोग को लेकर के कैंप कर रहे हैं। 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो और ये जितना ऑर्गेनाइजेशन ने काम कर रहे हैं ट्राइबल बेल्ट में, चाहे फॉरेस्ट राइट्स को लेकर काम कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में जाकर के हम ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि साइबर क्राइम क्या है, किस तरह यूज करना चाहिए, किस तरह मोबाइल का फ्रॉड हो रहा है, इस तरह हो रहा है, और किस तरह डिजिटल आप यूज करेंगे, ये सारी चीज। तो ये सारी ये कि अगर एनजीओ इस तरह का पैसा मिला है, तो कई एक एनजीओ को मिला होगा। इसमें प्रमोशन चल रहा है कि एक तरफ का सबको मोबाइल दे दो, और सबको भाई डिजिटल पेमेंट होना शुरू करेगा। आपका अगर मोबाइल नहीं भी है तो हम जो महीना में जो अभी मिल रहा है कि 2,000 करके धर किसान को मिलना चाहिए, आपको मोबाइल होना जरूरी है। आप हर चीज में मोबाइल को कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट, जबरदस्त कर दिया कि आप लेना पड़ेगा। आप 500 रुपया का, 300 400 रुपया का जियो का लीजिए, जियो को पैसा दीजिए, पहले आपका पैसा मिलने के पहले जियो को पैसा दीजिए। तो लोग को लोभ भी देखा जा रहे हैं, और लोभ के चलते लोग यूज करना शुरू कर दिए सारे। इसमें सरकार का सबसे बड़ा है कि लोग को लालची बना करके लोग को सामने दिखा रहे हैं, भी अगर आपका पास नहीं होगा तो किसान पैसा नहीं जाएगा, आपका नहीं होगा, आपका पत्नी का, जो महिलाओं को जो सशक्ति करने के लिए पैसा दिया जा रहा है अभी 5 साल में 50,000 10,000 दिया जा रहा है उड़ीसा में, तो नहीं मिलेगा। तो ये तमाम चीज को देखा करके, आपको राशन कार्ड नहीं है, आपका अगर नहीं है ये, तो ओटीपी नहीं जाएगा। आप अगर आप जा रहे हैं, आपके पास अगर नहीं है तो स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए आपको मोबाइल चाहिए, और मोबाइल में आपको ये होना चाहिए। तो हर चीज में कि कंपलसरी, जैसा आधार कार्ड बनाया, इस तरह को आपको डिजिटल कंपलसरी बना दिया, और कंपलसरी बना करके ये कर रहे हैं। इसमें अभिषेक अगर रिसर्च किए होंगे तो बता सकते हैं कि इसमें फायदा हम पब्लिक को कितना और क्या नुकसान है। एक एक घर में, मेरे घर में मैं कभी यूज नहीं करता था मोबाइल, आज सबका हाथ में, एक मेरे बच्चा का हाथ में भी मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, घर में मोबाइल, सबको 4 4 मोबाइल है, और 4 4 मोबाइल के 1200 रुपया, जब मैं 80 रुपया पढ़ाई के लिए नहीं मिला था मुझे, आज 1200 रुपया सिर्फ खर्च हो रहा है मोबाइल पर, खाने के लिए नहीं। तो ये के बहुत बड़ी यार है, जितना हमको फायदा दिखा रहे उतना ज्यादा नुकसान भी दिखा रहे हैं, और मोबाइल के चलते कितना बर्बाद हो रहे हैं। मेरे तो 2 3 रिश्तेदार, जिसमें एक सुसाइड कर चुका है, और कल में पता चला कि मेरे एक रिलेटिव का बच्चा 5 लाख 10 लाख तक लॉस किए हैं, जो मोबाइल से जो गेम खेल रहे हैं। तो हर हमने अगर मोबाइल देखते हैं तो एक एक जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, पैसा कमाने का जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग के बाद 15 मिनट टाइम रखते हैं। अगर 15 मिनट में आप खरीद नहीं करते हैं तो 50,000 का 10,000 का सामान को आपको 1100 रुपया में दे रहे हैं। 1 मिनट के अंदर में 1100 रुपया धड़ा 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 धड़ ले रहे हैं लोग। तो ये के सबका सामने इतना लालच दिखा करके पैसा इनकम करने का जरिया बना दिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को। तो उसमें मुश्किल है, लोगों को लालच में आकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में ट्रैप भी हो रहा है, उसमें फायदा भी लोग को दिखाई पड़ रहा है। हम जैसे गरीब आदमी का बच्चे पढ़ने के लिए भी आज उसी माध्यम से पढ़ करके भी आज फर्स्ट क्लास मिल रहा है उनको, आज भी पढ़ रहा है उसी तरह, भाई +2 भी वहीं पढ़ा।
तो हम पैसा नहीं है, हम हॉस्टल नहीं भेज सकते हैं, कॉलेज नहीं भेज सकते हैं, ये भी 100-200 रुपया में पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये भी एक फायदा देखा रहे हैं। मैं दो तरह के देखा रहे हैं कि हम कितना डिजिटली लोग को पहुंचा पाएंगे। वो डिजिटल लोग पहुंच रहे हैं, हम सिर्फ उनको गाइड करना है, भाई इसको इस्तेमाल कैसे करें। डिजिटल आपको नहीं, जहां आप नहीं गए वहां भी पहुंच चुका है डिजिटल जाकर के। तो मेरे कहना मतलब इसका अभी ये रूप में देख रहा हूँ। धन्यवाद। तो इसका ही निष्कर्ष ये है कि जो भी अभी जिस तेजी से ये डिजिटल रीच बढ़ी है, पहुंच बढ़ी है, लोगों की स्मार्टफोन की रीच बढ़ी है, मोबाइल फोन की रीच बढ़ी है, तो उससे लोग इस्तेमाल तो करने लगे हैं, लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, क्या मतलब फायदे देगा, क्या नुकसान करेगा, इन सब चीजों की जानकारी देना लोगों को अति आवश्यक है। और ये जो डिवाइड है, डिवाइड कई स्तर का है। इसमें एजुकेशन भी एक स्तर है। किस क्वालिटी की एजुकेशन है, और क्या आपका माइंड सेटअप है, क्या आपका सर्कल है, तो उस अनुसार आप उसका उपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। जी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। इसी में अन्य साथी भी अपनी बात रखेंगे। अ, ये जो डिजिटल डिवाइड है, ये क्योंकि कोऑपरेटिव सहकारिता के लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब एक विषय है, और इसको उपयोग करके, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके सहकारिता को बेहतर किया जा सकता है। सहकारिता के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। सहकारिता में पारदर्शिता लाई जा सकती है। भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है। तो इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। यहाँ पर हमारे बीच में सुभाष नालंगे जी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सुभाष जी से पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, और अभी जो एजुकेशन मतलब आ गया है, एजुकेशन में भी कोऑपरेटिव पार्टिसिपेट कर सकता है, तो डिवाइड को किस तरह से दूर किया जा सकता है, विचार रखें। हाँ, देखिए, भारत में कोई पहला गरीब नहीं था और आज भी गरीब नहीं है। क्या है, एक बहाना है, मैं गरीब हूँ, मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था। मैं भी 63 साल का हूँ, लेकिन अभी एजुकेशन में जो बदलाव आ गए हैं, और अभी जो कोऑपरेटिव का भी अच्छा नतीजा सामने आ रहा है, कोऑपरेटिव द्वारा अच्छा काम हो सकता है। आज गुजरात में कोऑपरेटिव के जो हेड है यहाँ के, योगा के, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा है, वो अपने ग्रुप में आज कोऑपरेटिव में शामिल हो गए, और उनके 1.5 लाख सदस्य है। और यहाँ गुजरात में योगा का एक बोर्ड है, वो बोर्ड टोटल अपने कोऑपरेटिव में आने के लिए राजी है। कल भी अपने कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, और आज भी उन्होंने कम से कम 4-5 घंटे अपने को दे दिए, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा है। और योगा से और कोऑपरेटिव द्वारा कैसा लोग पैसा कमाएंगे, बेकारी हटाएंगे, काम करेंगे, रोजगारी खत्म करेंगे, और गाय गोबर, पेड़ पौधे, नर्सरी, जिनको जहां जहां संधि है ऐसे उद्योग, सुबह योगा करे 1 घंटा, और दिन भर जो लोग हैं उनके, एक योजना आज यहाँ के अपने नेशनल कोऑपरेटिव के डायरेक्टर ने निकाली, कि हर दुकानदार के घर के सामने अपन दुकान के सामने झाड़ लगाएंगे और उसका माँ बाप का नाम देंगे। वो भी योजना बहुत लोगों ने पसंद की, लाइक की। कल भी 50 लोग थे, और जहां जाओ वहां इतनी भीड़ है, झाड़ नहीं दिख रहे, रास्ते खाली है। स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल है, स्कूल में भी पेड़ नहीं है। आज हम जिस मंत्रालय में गए, वहां भी झाड़ नहीं थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। तो वहाँ संधि बहुत है, चांस बहुत है काम करने वाले को। अभी अपने ग्रुप में वाईपी सिंह भी ज्वाइन हो चुके हैं आज, उनका भी आपने सुना। तो ये सारी चीजें संभव है, लेकिन मन में विचार चाहिए,
वही सरकार, वही सब्सिडी, वही गरीबी, वही बातें बातें करते करते कितना दिन अपन चर्चा करेंगे। कोई अच्छा भी चर्चा करना चाहिए, निगेटिव बना निकालना चाहिए। कोई गरीब नहीं देश में, और बहुत पैसे है लोगों के पास। 500 रुपए निकालते। हम अभी स्वदेशी में आए थे, यहाँ एक स्टॉल पे रुके, तो बोले परेशान है हम सब लोग, 500 के नोट निकालते और 100 रुपए का खाते, क्या करेंगे। हमने आखिर ऑनलाइन किया उनको पेमेंट। वो बोले ऑनलाइन ही पेमेंट अच्छा है। हम कितने लोगों को छुट्टे देंगे, हर आदमी 500 के नोट दिखाता है। ये ऐसा एक समाज में काम करने वाले को भी पैसे वाले की घृणा है। और इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है, लोगों के पास काम करने की इच्छा नहीं है, फुकट में सब मिलना चाहिए। तो इससे देश नहीं सुधरेगा और अपन विश्व गुरु नहीं बनेंगे। जब तक अपन ये सब छोड़ेंगे काम और सही मार्ग से चलेंगे तो अपन विश्व गुरु बन सकते हैं। गुजरात में अच्छी प्रगति हुई, कम से कम 2-2.5 लाख लोग यहाँ जुड़ने की संभावना है। 2-4 इंडस्ट्रीज ग्रुप के साथ भी हमने चर्चा किया। कल भी एक सीएनजी का जो प्रोजेक्ट बनता है, वो फैक्ट्री में गए थे आरबी सिंह के। वो भी फैक्ट्री हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे 10-12 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगाने के हैं। आज योगा का हो गया, कल भी हम जरा डेयरी में जा रहे हैं कि डेयरी उद्योग हर जगह कैसा फैलाएंगे, शुद्ध दूध लोगों को कैसा देंगे, वो भी सारा कोऑपरेटिव के माध्यम से। यही काम में हम लगे हैं। शिक्षण क्षेत्र में भी अपन काम करेंगे, कोऑपरेटिव के माध्यम से करेंगे। कोऑपरेटिव के माध्यम से काम किया तो अपन सभी लोगों को सब काम दे सकते, एजुकेशन दे सकते, ट्रेनिंग दे सकते। ये समझ में आया। और गुजरात में कोऑपरेटिव के बारे में किसी ने कुछ गलत नहीं बोला। ये मेरी 2-3 दिन की खुशी मुझे मिली। नहीं तो बहुत जगह सुनने को मिलता है कोऑपरेटिव बदनाम है, कोऑपरेटिव कैसी चलेंगी। गुजरात में कोऑपरेटिव के बारे में जो विश्वास है वो लोगों में बहुत है, ये मुझे देखने को मिला। मुझे कम से कम 200-250 लोग मिले, तो सभी लोगों ने कोऑपरेटिव को हाँ बोला, ग्रीन सिग्नल दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी, बहुत मनोबल बढ़ाने वाली बातें आपने की। जो विषय है वो डिजिटल डिवाइड और ये जो अभी डिजिटल रेवोल्यूशन हुई है इसके बीच का है। इसके फायदे क्या हम उठा सकते हैं और चुनौतियां क्या है। डिजिटल डिवाइड किस तरह से दूर किया जा सकता है और किस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हम जमीन पे काम करने के लिए जाते हैं तो कई सारे विषय एक साथ चलते हैं, और उसी में एक ये होता है कि हम क्या चीज लें और क्या ना लें। तो प्रभात जी आ, ने हैंड रेस किया है। प्रभात जी, आपका स्वागत है। अपने विचार रखिए इस डिजिटल डिवाइड विषय पर। प्रभात जी। जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। और सुभाष नालंगे जी को भी मेरा सादर अभिवादन सभी को। मैं एक चीज जानकारी, थोड़ा सा मैं विलंब से इधर भी थोड़ा व्यस्त था, और आदरणीय डॉक्टर टावरी साहब के साथ भी कार्यक्रम में व्यस्त था, इस वजह से मैं लाइव अटेंड नहीं कर पाया। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जैसे कोऑपरेटिव के विषय में अभी बात हो रही थी, तो मैं कुछ जानकारी चाहूंगा, चूंकि लोगों में भ्रांतियां काफी हैं। और कोऑपरेटिव के बारे में मतलब गहन जानकारी जब तक हम लोगों को नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोगों तक उसे जन जन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हमारे पास मानव श्रृंखला तो बहुत बड़ी है, संगठन में मतलब समूह बहुत बड़ा है, लेकिन वो जानना चाहते हैं, ग्रामीण है, थोड़ा सा कम अवेयर हैं, थोड़ा सा क्या, बहुत कम अवेयर हैं, अवेयरनेस उनके अंदर कम है। तो उसको जानने के बाद ही को समझा के उनको उस तरफ जो है हम ग्राम स्वरोजगार की तरफ हम जो है करने का पूरा प्रयास, हम उसी उद्देश्य पे चल रहे हैं निरंतर। तो मैं चाहूंगा कि जैसे कोई डेयरी योजना, मेरी प्रयागराज में बात हुई, कौशाम्बी चित्रकूट में डेयरी योजना या एग्रीकल्चर से, तो समिति से जुड़ के कोई किसान अगर उसके पास नहीं पैसे हैं
या वो सहकारी समिति या जो भी है उनसे कुछ पैसे लेना चाहे तो किस तरीके से पैसे लेके और वो अपने रोजगार को शुरू कर सकता है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। यदि किसी को जानकारी हो तो मुझे इसके बारे में जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद। हाँ प्रभात जी, देखिए क्या है कि सहकारिता एक एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और इसके लिए हम लोग सोमवार से, मंडे से मतलब, शाम को 6 बजे से और 6:30 के बीच उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए आ, कार्यक्रम जी शुरू करने जा रहे हैं, 6 से 6:30 जी बजे। और जी, उसमें सोमवार। कोऑपरेटिव का, हाँ, अमर प्रतिदिन चलेगा। जी, सोमवार सोमवार से से। शुरू, हाँ, प्रतिदिन जी चलेगा। जी और ये जो है, इसमें सभी साथी कोऑपरेटिव के जुड़ेंगे, क्योंकि हमें कोऑपरेटिव में अभी यहाँ पे 50 सदस्यों की एक टीम खड़ी करनी है आने वाले 1 महीने के भीतर। तो जी वहाँ पे हम भी उसकी ट्रेनिंग देंगे। हमारे बीच में एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और सारे विषयों पे विस्तार से चर्चा होगी। जी जी आ, तो कोऑपरेटिव, जो हमारे पूरे प्रोग्राम का जो विषय है उनमें से एक विषय है और सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और जी जो अन्य ये, क्योंकि ब्लॉक एडॉप्शन को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, तो जी वहाँ पर इस पे जो विषय और जो समस्याएं हैं उन पे भी चर्चा होती है। क्योंकि जब हम जी लोगों से, तो बहुत सारे चीजें सामने आती हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी होती हैं और उसके अनुसार हमको आगे बढ़ना होता है। तो जी ऑपरेटिव का तो जो आपका कहना है उसके लिए हम लोग सोमवार से शुरू कर रहे हैं। लिंक जी यही जी रहेगा और जी। आप भेजा जाएगा और हम लोग इसको करेंगे। आप भी जुड़िए और अन्य को भी जोड़िए। नहीं नहीं, अ, मैं बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ूंगा। सोमवार से मैं जी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ूंगा इस जी जी। तो सभी कार्यक्रम उत्तर से। प्रदेश के साथियों को ये सूचना है कि हम लोग सोमवार से जी शुरू कर रहे हैं, सोमवार को 6 बजे से। दूसरा जो विषय है, जी में जो भ्रांतियां हैं या जो समस्याएं हैं, अब जो भ्रांतियां हैं वो जी चीजों में आपस में एक दूसरे के साथ समझ बना के और उसको जान करके दूर किया जा सकता है। और जो जी समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं वाकई सच हैं कि जी कोऑपरेटिव में भ्रष्टाचार की वजह से बहुत कोऑपरेटिव फेल हो जाती हैं। तो उसका जी कारण है, उसका कारण ये है कि जब गलत इंटेंशन के साथ लोग ये काम शुरू करते हैं तो वो फेल होना ही होता है। अगर सफलता की रेट हम बताएं तो स्टार्टअप जो हमारे देश में चलाए जाते हैं, 100 में से 99 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। 100 में से 98, 99 नहीं 98, ये रिकॉर्ड है, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। और जी जी इसी जी तरह जो है, बहुत सारे जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती हैं, तो कहीं वो 500 में से एक खड़ी हो पाती है, बाकी 499 नहीं खड़ी हो जी पाती। जी ऑपरेटिव में भी सक्सेस रेट पांच जी परसेंट है, उनमें से 5 चलती हैं, जी 95 नहीं चल पाती। या 5 उसमें से धक्का लगा के धीरे धीरे चलती हैं, 90 बंद हो जाती हैं। तो जी विषय आता है उसमें लोग कौन जुड़ रहा है, उनकी सोच क्या है। और इसीलिए बोला जाता है, बिना संस्कार नहीं सहकार। इसलिए जी जो भी जुड़े, लोगों का चयन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और जी संस्कार पूर्ण मुद्दा है। तो खैर, अभी हमारा विषय छूट रहा है पीछे, तो हम उस पे वापस लौटते हैं। और जी डिवाइड एक विषय है, किस तरह से इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के दौर में ये डिजिटल डिवाइड जो है हमारी समाज को बांट रहा है। और एक जमाने में जैसे शिक्षित और अशिक्षित के बीच में एक गैप हो गया था, तो वैसा ही ये डिजिटल डिवाइड भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। और नवीन प्रौद्योगिकी और नवीन जो आए हैं टूल्स, उनका उपयोग ना कर पाने से बहुत सारे लोग पिछड़ रहे हैं। तो इस विषय पे सभी लोगों से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अ, अंतरंग जी, इस विषय को आगे बढ़ाएं और गुरुकुलों के माध्यम से और स्थानीय शिक्षा के माध्यम से किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इस दिशा में काम किया जा सकता है। अंतरंग जी, आचार्य अंतरंग जी।
आचार्य अंतरंग जी। अलका दीदी। अलका दीदी, आपने टेक्नोलॉजी का वो दौर भी देखा है जब लोग बड़े बड़े कंप्यूटरों पे काम करते थे, और आज ये दौर है जब एक छोटे से 4 इंच के 6 इंच के डिवाइस पे सारी चीजें आ चुकी हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन और जो डिजिटल डिवाइड का ये जो सिचुएशन बना, इस पे आप कैसे देखती हैं, और इसको कैसे काउंटर किया जाए, कैसे इस पे अच्छे ढंग से काम किया जाए? अलका दीदी। प्रोफेसर अरुण तिवारी जी, ये विषय आपके सामने है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? चैलेंज है या फिर एक अपॉर्चुनिटी है, या दोनों है? अरुण जी, कल आपका कार्यक्रम भी है, प्रकृति विश्वविद्यालय। अभिषेक जी। मेरी। सब सो रहे हैं, मैं बोलता हूँ। जी जी जी। जी जी, आप बोलिए। पहले तो आपने जिक्र किया कि इसका सहकारिता में क्या उपयोग है, हम्म। वो काफी कवर भी कर दिया। पर इसका सहकारिता में ही सबसे बड़ा उपयोग है। आप सदस्यता प्रबंध में इसको बहुत अच्छी तरह यूज कर रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं। कैसे आप आवेदन ले सकते हैं, कैसे आप उनके कार्ड बना सकते हैं, कैसे आप उनको अद्यतन कर सकते हैं। और इसका भुगतान प्रणाली में तो आपका सबका आप जानते ही हो, ऑनलाइन है, गेटवेज है, क्या क्या है। लेकिन संचार जो आज भी कर रहे हैं और जो प्रशिक्षण में और कहीं भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, ईमेल है, तो उनका भी सहकारिता में ये बहुत बड़ा योगदान है। और रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रख रखाव, ये तो आप जानते ही हैं कि ऑनलाइन है और क्या है। और इसके अलावा डाटा सुरक्षा, इसके सुरक्षा के बारे में आपके डाटा सुरक्षा, एंटीवायरस और सर, ये जो ये सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण, ये भी एक इम्पोर्टेंट इश्यू है सहकारिता के माध्यम से। अभी इसमें आपने जो मेन पॉइंट लिया है आज, कि ये विभाजन है डिजिटल के ऊपर, कुछ लोग इस तरह जा रहे हैं, कुछ लोग पीछे रह रहे हैं। तो डिजिटल विभाजन को हम कम कैसे कर सकते हैं, ये विषय काफी लोगों ने बहुत अच्छी तरह डिस्कशन किया। मेन तो डिजिटल शिक्षा है, और शिक्षा के लिए तो आपने केंद्र होना चाहिए, कार्यक्रम होने चाहिए, और उसका ऑनलाइन भी शिक्षा दी जा सकती है। अब साक्षरता अभियान एक जरूरी है। साक्षरता है, सामग्री क्या है, ग्रामीण समुदाय को कैसे, सहकारिता वालों को कैसे इसमें जोड़ा जाए, डिजिटल। अच्छा, सरकारी कार्यक्रम भी कुछ हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है और बहुत से और कार्यक्रम हैं। तो ये सब को सीखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसकी जो बार बार हमने रिपीट कर दी है, इसकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी क्या है? डिजिटल उपलब्धता बढ़ती जा रही है, करना ही पड़ेगा न। इंटरनेट की पहुंच भी सब जगह हो रही है, मोबाइल की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, और डिजिटल साक्षरता भी बढ़ रही है, ये तो इसके प्लस पॉइंट है। और डिजिटल शिक्षा, नेटवर्क की पहुंच, और ये साक्षरता तो को भी बढ़ावा सरकार भी दे रही है, और सब लोग अपने आप भी सीख रहे हैं। कुछ वीक पॉइंट भी हैं, जैसे तो एक कल बहुत डिस्कस कर लिया, उसको नहीं करेंगे। साक्षरता अभियान ये है फ्रॉड है, और या डिजिटल साइबर क्राइम, और इसके अलावा इसमें डिजिटल डिवाइड हो रहा है, कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग पिछड़ रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हो। इंटरनेट की कमी भी है, सब जगह पहुंच नहीं रहा है, मोबाइल्स की भी कमी है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का ये है। अब आगे बढ़िए, लास्ट पॉइंट आपने क्या पूछा था? धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, आपने काफी सारे प्रो और कॉन्स, मतलब इसके फायदे और नुकसान दोनों बताए। आचार्य अंतरंग जी, अलका दीदी, प्रोफेसर अरुण तिवारी, आवाज मेरी आ रही है?
चलिए मैं अन्य साथियों पे जाता हूँ। अन्य साथी कोई इस विषय पे कोई विचार रखना चाहते हैं? क्योंकि मैं कुछ चीजें बताऊंगा। डिजिटल पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पेमेंट अभी हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है, तो बैंकिंग सिस्टम में भी अभी एक लोड है। वो लोड कुछ ऐसा है कि अभी भी बहुत सारे लोग छोटे छोटे कामों के लिए भी बैंक जाते हैं, जैसे पैसा निकालना, ट्रांसफर करना। जबकि अगर डिजिटल लिटरेसी प्रॉपर हो तो इनमें से बहुत सारे कामों के लिए उनको वहां जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये है डिजिटल गैप, ये है डिजिटल डिवाइस का एक एग्जाम्पल। यूपी में जैसे हम उदाहरण देते हैं, यूपी में जो मतलब हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटलों में अभी उन्होंने ये ऑनलाइन सिस्टम कुछ कर दिया है। जैसा मुझे बताया गया, तो वो ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि बड़ा दिक्कत हो रही है हमें, और वहाँ पे बुजुर्ग लोगों को खास तौर से दिक्कत हो रही है। उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, और ऑनलाइन में वो बुजुर्गों के पास तो स्मार्टफोन नहीं होते, उसमें एप्लीकेशन बनाना होता है, पता नहीं क्या क्या करना होता है। तो जब मैंने पता किया तो देखिए, हम जैसे लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे बुजुर्गों के लिए वाकई वो समस्या है। तो अब इस तरह की समस्याएं जो आ रही हैं, ये भी डिजिटल गैप के कारण ही आ रही हैं। इसको कैसे दूर किया जाए? फिर एक और इसका पक्ष है। वो ये पक्ष है कि लोगों ने नए नए टूल्स और नए नए मेथड्स अपना के लोगों के रोजगार खा लिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, एक एक मतलब कि मीडिया में काम करता था व्यक्ति, अभी हमने उसको अपने यहाँ पे रखा हुआ है। तो उसका क्या था कि वो मीडिया में काम कर रहा था, तो वो जो टेक्नोलॉजी और टूल का इस्तेमाल करते थे उसको करके, और वो काम चलाता था। लेकिन फिर हुआ क्या कि सारे सिस्टम बदल गए और नए नए टूल्स आ गए और ये हो गया, तो वो बेचारा पिछड़ गया। और उसको अब रोजगार नहीं मिलता, उसको मतलब काम नहीं मिलता। तो ये अपग्रेडेशन का भी एक बहुत बड़ा इशू आ गया लोगों के सामने। ये भी एक डिजिटल डिवाइड है, एक फॉर्म का। और हर रोज कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ नई व्यवस्थाएं हमसे जुड़ती जा रही हैं। तो पुरानी जो है वो अटती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो इन सब चीजों से निपटना भी एक विषय है। और क्योंकि जब हम लोग सहकारिता और ब्लॉक एडॉप्शन की बात कर रहे हैं, तो इन सब विषयों में टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है, कि हम कितने अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और अडॉप्ट करवाएं, करें भी और करवाएं भी। तो उस दिशा में और उस तरह से तो ये विषय हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम लोगों को जोड़ने के लिए जाएंगे, लोगों को साथ लेने के लिए जाएंगे, तो ये सारे विषयों पर बहुत गहन अध्ययन हमारा होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, और उसके आधार पे हम लोगों को इन सब चीजों के फायदे बताते हुए, समूह के फायदे बताते हुए उनको हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो एक समूह के क्या फायदे होंगे, उसमें एक फायदे ये भी गिनाया जा सकता है कि जो आज के दौर के जो टूल्स और संसाधन हैं, उनका जो है समुचित उपयोग कैसे आप कर सकते हैं, और उनके माध्यम से जो आपके लिए सबसे अच्छा है और सरकारी योजनाएं हैं उनका किस तरह से लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो काम जिसमें ज्यादा समय लग रहा है उसको कम समय में कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें जो हैं आपको इसका ज्ञान दिया जाएगा और दिलाया जाएगा। तो एक अच्छा पिच बनेगा, और साथ ही साथ लोगों को भी लगेगा कि हाँ, फायदे का है जुड़ना। तो ये एक हमारा एक दो लोगों के लिए एक ऑफर बन सकता है कि हाँ भाई, इससे हम ये बेनिफिट हो सकता है हमसे जुड़ने से। तो ये मैंने एक विचार आपके सामने रखा है। और बहुत सारे विषय हैं ऐसे, जो आर्थिक भी हैं और सामाजिक भी हैं और धार्मिक सांस्कृतिक विषय भी हैं, तो वो भी साथ में है, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है जिससे कि लोगों को लगेगा कि हाँ, फायदा है।
तो हमारे साथी आचार्य जी, क्योंकि आज की अध्यक्षता आप ही कर रहे हैं, तो आवाज आ रही है या नहीं आ रही है अभी? जी जी, आ रही है, अलका आ रही है। जी। जी, अब आगे का कंट्रोल आप लीजिए। समय हो हाँ। चुका है, लेकिन फिर भी आप इसको कंटिन्यू जी करिए। जी। अच्छा। अभी सॉरी, एक एक बात कहना था कि ये डिजिटल एजुकेशन के लिए जिस तरह से आज दिखता है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी, नई डेवलपमेंट जो आती है, जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन स्वामीनाथन जी ने लाया और भारत में हरित क्रांति के नाम पे केमिकल फार्मिंग शुरू हो गई, तो ऐसा बताया गया कि इस केमिकल फार्मिंग के द्वारा इतना विकास होगा, इतना डेवलपमेंट होगा और इतने यील्ड इसके बढ़ेंगे और बढ़ा भी। और बहुत तेजी से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो संकरित बीज और ये सब वो जो रासायनिक खाद, ये सब आने लगे। और उसका इफेक्ट हुआ कि वह तेजी से तो आया, लेकिन उसकी एजुकेशन नहीं हुई। और वो एजुकेशन मतलब, अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी शक्ति आ रही है, तो उसको कैसे इस्तेमाल करें यह नहीं हुआ। और उसके कारण किसान आत्महत्या किए और कर रहे हैं अभी तक। अभी तक उसकी एजुकेशन मतलब, ठीक है लोग करते हैं उससे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी तक ऑर्गेनिक में लोग मतलब ये नहीं उसको पुराना दकियानूस समझते हैं, जो कि प्रकृति के लिए और विनाश का है, ये जो केमिकल फार्मिंग है। उसी प्रकार आज जो डिजिटल वर्ल्ड आ रहा है, इसमें जो अभी बात हो रही थी एजुकेशन का, कि इसमें जो एजुकेशन की जो गैप है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ये शक्ति लाता है, लेकिन सरकार उसकी योजना कितनी बना रहा है कि इसको इनिशिएटिव लिया जाए कि ये डिजिटल ये कोई यूज किया जाए। अब उसके लिए भी वो लोग डिजिटल को ही यूज करते हैं सिखाने के लिए। सीखो ऐप बनाया हुआ है और सीखो ऐप में कहते हैं कि आप लोग ऐप बनाओ। मतलब एक आदमी के पास मोबाइल होगा और उसको ऐप डाउनलोड करने पहले मोबाइल होना चाहिए। दूसरा है कि उसके पास ऐप डाउनलोड करने की बुद्धि होनी चाहिए, तब ना वो सीखो ऐप खोलेगा और सीखो ऐप खोल करके वह फिर देखेगा कि मुझे क्या क्या चीज़ करना है। ये सरकार की अगर इनिशिएटिव है तो इसी प्रकार जितने भी हैं, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, जो मैं आप सबों का इसमें अंतिम 10 मिनट में हमारे समय समाप्त होने पे आप लोगों का विचार जानना चाहते हैं कि इसके लिए जो एजुकेशन का प्रोग्राम है, उसमें आज हम स्कूलों में भी घूम घूम करके जाते हैं, तो बच्चों को ट्रेन करना, वह ऑटोमेटिक उनको मोबाइल पकड़ाना, ये सब होता है। लेकिन ग्रामीण स्तर पे जो एजुकेशन है, जो आज के लोग जो जी रहे हैं, जो अभी समाज व्यवस्था चला रहे हैं, उनके लिए हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, ये अपने विचार थोड़ा आप लोग एक दो तीन लोग जो भी दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा कि हम जो सहकारिता और गुरुकुल, इसके माध्यम से हम लोग किस प्रकार इसको फैला सकते हैं। क्योंकि गुरुकुल तो मुझे एक बहुत सही विषय ये दिखता है कि क्या हम गुरुकुल में इस डिजिटल एजुकेशन को हम लोग ला सकते हैं। हम लोग जो ने अभी गुरुकुल क्रांति के लोगों को बुलाया था, तो वो लोगों ने बताया कि किस प्रकार पूरी डिजिटल वर्ल्ड से, मतलब जूम के और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग गुरुकुल एजुकेशन दे रहे हैं। तो अब जो लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं वो किस प्रकार प्राप्त करें, और किस प्रकार से हमको ये घर घर गुरुकुल और जो जितने भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, स्कूल हैं, ओल्ड एज हो, ओल्ड गृह वृद्ध लोग हैं, जो रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, ये सब लोग किस प्रकार से इसमें भाग ले सकते हैं एजुकेशन के लिए। क्योंकि बिना एजुकेशन की डिजिटल गैप तो बहुत बड़ा गैप, जो किसानों के आत्महत्या वाला जो समस्या हुआ, वो समस्या आज है। आज लोग लोग बैंकिंग के काम में लग जाएं, सब कुछ लग जाए, उनको बोल दिया जाए कि अरे बड़े आराम से तुम अकाउंट खोल सकते हो, यहाँ से तुम ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन उनको पता चलता है कि वो बेचारे मेहनत की कमाई जो वो अपने घरों में कैश में रखते थे या बैंक में रखते थे, वो तो एक दिन 1 मिनट के अंदर में गायब हो जाता बेचारे किसानों का मेहनत का कमाई। और जो भी छोटे मोटे लोग भी बहुत सारा पैसा जमा करके रखते हैं, उनका चला जाता है साइबर फ्रॉड के कारण। इसे किस प्रकार से इसको लाया जाए, इस एजुकेशन को। जी, आप लोग अंतिम 10 मिनट में प्लीज अपनी बातें बताएं।
अरुण जी, अलका दीदी, अ, विनोद जी, विनोद सिहाग जी, सुमेर सिंह जी, श्रीवास्तव जी, कल्याण दादा, जीवेश पांडे जी। नमस्कार। जी नमस्कार। जी जी, नमस्कार श्रीवास्तव जी, नमस्कार। नमस्कार। एजुकेशन विषय सबसे अच्छा है और ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चीज ये है कि जो भी डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसको आप कभी बंद नहीं कर सकते। सरकार ने अगर उसका अप्रूवल दिया है तो बंद नहीं हो सकता। अब रही बात इसकी कि हम उस शिक्षा को जन जन तक गांव में कैसे पहुंचाएं। शहरों में तो बच्चे प्राय उन चीजों को कैच कर लेते हैं, स्कूलों में भी कर लेते हैं, घरों में डिवाइसेस हैं सबके पास, उससे कर लेते हैं। बट गांव में कैसे इसको करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके लिए सरकार इतने प्रोविजन करती है कि उन प्रोविजंस को किस तरीके से अपने पास लेना और उसको जो है इम्प्लीमेंट करना, वो हमें पता होना चाहिए। अब चूंकि सहकारिता सब्जेक्ट है, सहकारिता के चलते हम लोग इसमें क्या करते हैं, सरकार के पास प्रॉपर एक प्रपोजल जाता है कि जो ग्रामीण स्कूल्स हैं जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, गांव में तो स्कूल होते हैं, कई जगह ऐसे होते हैं एकल विद्यालय भी होते हैं, तो गांव के जो स्कूल्स हैं वहां पे डिजिटल एजुकेशन कैसे पढ़ाई जाए, वो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो उसके लिए सरकार के कुछ प्रोविजंस हैं। वो प्रोविजंस ऐसे हैं कि सॉफ्ट स्किल जो होता है उसके लिए सरकार की एक बहुत अच्छी नीति है जिस पे सरकार काम करती है, लेकिन हम लोग उस योजना का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन है कि ना तो हम वो प्रपोजल सबमिट कर पाते हैं कि हमको ये करना है, और ना ही हमारे को जो है कोई वहाँ ऐसा ग्राम पंचायत में जो सरपंच होता है या फिर उसके बाद जिले का कलेक्टर है, वहां से उन चीजों को अप्रूव करा के हम आगे दें, तो शायद उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे को साधन मिले और वो अच्छा काम किया जा सकता है। तो वो हमको सबसे पहले समझना होगा, और उसके लिए एक सिंपल तरीका है, एक छोटा सा प्रपोजल जो गांव गांव में, क्योंकि कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोग उसको कर रहे हैं तो बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं, और उसको लेके उसको अप्रूव करा के दिया जा सकता है। उसके लिए अलग से टीचर भी अपॉइंट किया जा सकता है, और सरकार के पास वो प्रोविजन है, करती है वो। हम अपने कोऑपरेटिव में लेके उसको अप्रूव करा सकते हैं और सरकार से वो सुविधा ले सकते हैं, और जितने भी बच्चे हैं सबको दे सकते हैं। और रही बात जो पहले कल्याण जी ने बोला कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, देखिए सरकार, जमाना जब जितना आगे बढ़ता है ना उतनी नई नई चीजें आती जाती हैं। पहले कंप्यूटर था नहीं, उससे पहले टीवी नहीं था, टीवी आया, फिर कंप्यूटर आया, फिर कंप्यूटर से और बढ़ के लैपटॉप आ गया, अब लैपटॉप से और बढ़ के कुछ नई नई चीजें आ गई। अब ऐसी चीजें आ गई कि सिर्फ आप अपने डेस्क के ऊपर वो एक डिजिटल लेजर किरण आती है और उसके ऊपर पूरा डेस्कटॉप ओपन हो जाता है और प्रिंटर भी ओपन हो जाता है और उस पर सब काम होता है। तो ये सब आएंगी, इनको हम रोक नहीं सकते। हम उनके लिए कौन सा साधन बना के जो सबके लिए इजी हो, वो चीज कोऑपरेटिव में लाके हम लोग और लोगों तक पहुंचाएं, वो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। तो उसके लिए प्रोविजंस हैं, अगर हम उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद सबके लिए अच्छा होगा। जो बच्चे गांव में वास्तव में जहाँ एजुकेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, आज के युग में भी बहुत से ऐसे गांव हैं, महाराष्ट्र में हैं, उड़ीसा में हैं, झारखंड में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, जहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, लेकिन वहाँ एकल विद्यालय चलाते हैं। तो कुछ संगठन हैं जो उन कार्यों को करते हैं। हमको उन तक कोऑपरेटिव के माध्यम से पहुंचना और सरकार को प्रपोजल देना और उनके लिए वो सुविधाएं अरेंज करना, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। नमस्कार। धन्यवाद प्रवीण जी। अ, अभिषेक जी, अ, उनका जो ऊर्जा, दूसरा क्वेश्चन है, जी मैं उसके बारे में बोलूं। जी जी डिजिटल बिल्कुल। प्रणाली गुरुकुल शिक्षा में कैसे यूज की जा सकती है? मेरी हम्म, आवाज आ रही है ना? आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट तो है। एक तो ऑनलाइन शिक्षा सामग्री तैयार की जाए। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। डिजिटल पाठ्य पुस्तकें आजकल अवेलेबल है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली वालों को भी बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर गुरुकुल शिक्षा के लिए। डिजिटल परीक्षा प्रणाली भी डेवलप करनी पड़ेगी। ऑनलाइन परीक्षा है क्योंकि आज घर घर में गुरुकुल खोलने का भी प्लान है, तो बहुत अच्छी बात है। डिजिटल मार्कशीट भी बनाई जा सकती है।
ऑनलाइन परिणाम भी दिए जा सकते हैं। और डिजिटल संचार तो जो आप गुरुकुल के बारे में, शिक्षा के बारे में, एक्स सर्विस मैन के बारे में, आचार्यों के बारे में जो भी इसमें जुड़े, उनके लिए ईएमएस और एसएमएस और सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप किया जा सकता है। डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग भी हो सकता है, जो बाकी सब में भी हो सकता है। डिजिटल दस्तावेज भी बन सकते हैं कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है। ऑनलाइन शिकायतें भी निवारण डिजिटल ही की जा सकती है, गुरुकुल की शिक्षा में भी छात्रों की शिकायत भी। और डिजिटल सुरक्षा के लिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ये भी एक विशेष सब्जेक्ट हो सकता है। फायरवॉल और एंटी एंटी वायरस के बारे में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के सिस्टम से सुरक्षित रखने की कोशिश भी की जा सकती है। ऑनलाइन सुरक्षा प्रशिक्षण भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तो अब आगे हमें देना पड़ेगा, अगर घर घर गुरुकुल खोल रहे हैं तो ये सब सभी एज ग्रुप के लिए ऐसा शायद कुछ जो भी देना चाहें पाठ्यक्रम के हिसाब से वो किया जा सकता है। पर सबसे पहले उसको डिजिटल प्रणाली का ज्ञान होना भी जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। आचार्य जी, तो फिर इसको आगे बढ़ाइए। इसमें जो आप डॉक्टर राजा राम जी और इन्होंने बहुत अच्छा, हमारे श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा ये दिया है कि जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टिविटी है, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी इशू है जो हमें श्रीवास्तव जी या और भी कोई बता सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है आम आदमी को नहीं पता चलता है। तो एक एक एनजीओ था जैसे सेवा सेतु का नाम से काम कर रहा था कि वो लोगों के बीच में और इसके बीच में एक सेतु बनाकर कर रहा था। तो आप लोग जरा इसमें श्रीवास्तव जी अगर आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स को यही डिजिटल एजुकेशन के लिए भी है, जो जो चीज़ें हैं उसको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए क्या क्या व्यवस्था हो सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ में आए कि सरकार की स्कीम्स क्या क्या है इस डेवलपमेंट के लिए। दोबारा बोलिए अभिषेक जी, वो थोड़ा नेटवर्क की वजह से समझ नहीं पाया पूरा आपका मैं क्वेश्चन। कह रहा था कि जो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, अभी हम्म। डिजिटलाइजेशन हो रहा है और गवर्नमेंट डिजिटल एजुकेशन डिजिटल डेवलपमेंट के लिए इतना सब हम्म। कुछ कर रही है, लेकिन सरकार आम आदमी को ठीक से समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता है। तो इसके लिए जो स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, वह आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए? क्या हम लोगों को सहकारिता के माध्यम से इसको करना होगा या हम लोग और भी सोशल टीम इसके लिए करेंगे? सरकार के लोगों को कैसे इन्वॉल्व करना होगा? या दोनों के बीच में समाज यानी जनता और खासकर ग्रामीण जनता और सरकार दोनों के बीच में ब्रिज कैसे बनाया जाए? सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमको काम क्या करना है। अगर हमें एजुकेशन का काम सामाजिक तौर पे अपने कोऑपरेटिव में लेके खाली जहां जहां कोऑपरेटिव्स हैं, जो जो गांव हैं, हमें उन तक पहुंचाना है तो अलग है। समाज की बात है, समाज समाज तो वैसे भी डिजिटल हो रहा है। स्कूलों में, कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में और भी जहाँ कहीं भी जहाँ जहाँ कोचिंग्स हैं, जो भी चीजें हैं, वहाँ सब चीजें ये सब बताई जाती हैं। रही बात इसकी कि ये शिक्षा जो है बेसिकली गांव तक नहीं पहुंच पाती है। कई इंटर कॉलेज स्कूल्स भी हैं गांव में, वहां तक भी बहुत सी चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। अब जैसे आप ये देख लो, एजुकेशन में अभी हमारे यहाँ कैसा बूम है। हमारी जो सबसे मस्त लैंग्वेज थी संस्कृत, उसको आप देखेंगे आज के डेट में ऑप्शनल में डाल रखा है। अब उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अब उसके लिए ना तो हम ये कह सकते हैं समाज जिम्मेदार है, ना ही ये कह सकते हैं गवर्नमेंट जिम्मेदार है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही उसके लिए जिम्मेदार है। आप देखेंगे लोग जर्मन, फ्रेंच, रशियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, ये सब लैंग्वेजेस आप स्कूलों में जाएंगे ना तो ग्राफ में सबसे ऊपर दिखेंगी। और हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है ना, वो सबसे नीचे दिखेगी ऑप्शनल में आके। वहाँ टीचर ही नहीं उनके पास। अब हम उनको अगर ये शिक्षा दे जाके करें नहीं, हमारे पार्ट में जो चीजें आएंगी, जो हमें करना है, उनके लिए सरकार की बहुत सी सुविधाएं ऐसी जैसे सॉफ्ट स्किल के थ्रू आती हैं। आजकल इंटर कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, सब जगह बच्चे पढ़ते हैं, वो छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाते हैं। डिजिटल वाला छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे समझते हैं आपसदारी में। उन प्रोजेक्टों को लेके और उनके लिए अप्रूवल्स के लिए, जैसे मैंने बताया, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत से वहां से अप्रूवल लो उसका, वो लेटर लिख के देगा।
कलेक्टर को एक लेटर सबमिट करो। कलेक्टर के सबमिट करने के बाद आपके वहाँ अपना DIS होता है आपके यहाँ, हर स्टेट में अलग अलग कहा जाता है, शिक्षा अधिकारी को, वहां सबमिट करो। वहां से वो अप्रूवल लेके होता है, कलेक्टर उसकी परमिशन देता है, जिले का मालिक कलेक्टर है। और कोऑपरेटिव में अगर उस काम को लेना है तो उसका पूरा एक प्रपोजल, पूरा एक ग्राफ तैयार होता है, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट सरकार को दे सकते हैं। उसमें पंचायत की आवश्यकता नहीं पड़ती, कलेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ना ही कोई शिक्षा अधिकारी की आवश्यकता पड़ती है। सीधा आप एजुकेशन मिनिस्टर और CM को आप वो पूरा प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, और वो काम सहकारिता में बड़े आराम से लिया जा सकता है। बट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ, कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है और उसके हिसाब से सरकार क्या बजट सेंक्शन करती है और उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट देते हैं, वो सारी चीजें सबमिट करनी पड़ती हैं, और वो बड़े आसानी से हो जाता है। बहुत टफ नहीं है, इनिशिएटिव लेना टफ है। इनिशिएटिव आप कब लेते हो, उसके बाद प्रपोजल कैसे सबमिट करते हो, वो सब चीजें हैं। काम कोई भी कठिन नहीं होता है। जब मोबाइल आया था तो लोग जानते ही नहीं थे कैसे होगा, बट आज बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाया होने लगा। अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते मोबाइलों में, लेकिन जो जानते हैं वो अपना कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है उसमें, और हम सभी लोग उसमें काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सबके प्रपोजल, सबके कुछ ना कुछ विषय ऐसे रहते हैं जिनसे कुछ ना कुछ निकल के आता है, और उसको एक मत करके उस पर काम किया जा सकता है। जी, सरकारी बहुत पहल। महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। अ, अलका अ, दीदी ने हैंड रेज किया मैं हुई है। मैं और ऐड कर दूं दो दो पॉइंट। सरकारी पहल का कुछ ब्रिगेडियर जिक्र साहब, होता है। ब्रिगेडियर साहब अलका दीदी को बोलने दीजिए, फिर इसके बाद आप। ब्रिगेडियर साहब, अच्छा। अलका दीदी। ओम शांति। मुझे सिर्फ दो बातें कहनी है। एक तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, चीटिंग होता है, ये होता है, इसका कारण है इंटरनेट फॉल्टी है। इंटरनेट इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। अगर हम थोड़ा सा ही जो है उस इंटरनेट पर रियलिटी से कनेक्टेड इंटरनेट बनाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि प्रत्यक्ष सिखाने का महत्व कुछ अलग ही है। क्योंकि तुम ऑनलाइन ठीक है, बट पहले शुरुआत करिए किसी भी गांव में, एक स्कूल में जाइए और उधर के कुछ भी क्लास में फाइंड आउट करिए कि कौन स्मार्ट बच्चे हैं, और वो समझ जाएंगे। हम थोड़ा सा कहेंगे तो भी वो हाँ हैंड्स रेस करेंगे, कुछ करेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि इनको समझता हूँ। और ऐसे लोगों को जो अगर हम सिखाएंगे, सभी गांव एकत्र करके भी सिखा सकते हैं, तो वो बच्चे फिर अपने अपने गांव में जाके सभी को सिखा सकते। इट इज कॉल्ड पीयर एजुकेशन। तो उससे भी सब हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, थैंक यू। दीदी, जी, चीटिंग फ्रॉड जो भी चीजें हैं ना दीदी, वो सरकार के IT डिवीजन के अंडर आती हैं, जिनमें हम लोग कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, ना उनको सजेशन दे सकते हैं। वो उनके पैटर्न पे चलता है, और वो खुद ही इसकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। हम लोग अगर कोई सजेशन देना भी चाहें तो उनका डिवीजन अलग है पूरा। वो हमें सिर्फ एजुकेशन लेने का अधिकार है वहां से। उनको हम ये राय दे ही नहीं सकते कि वहां चीटिंग हो रहा है, वो हमारा पैसा ले रहा है, क्योंकि दुनिया में इतना फास्ट है इंटरनेट, और ये चीटिंग फ्रॉड करने वाले लोग बाहर इतने ज्यादा बैठे हुए हैं, हर चीज का तोड़ निकालते हैं। तो वो सरकार के जिम्मे होता है, वो हम लोग नहीं कर सकते उसको। नहीं, उसके आप लिए मैंने बोला इंटरनेट ही बदलना पड़ेगा। नहीं दीदी, इंटरनेट और वो इंटरनेट बदलने का पावर हम लोगों के पास तो किसी के पास नहीं है। हम चाहे कितने बड़े भी कोऑपरेटिव हो जाए तब भी नहीं बदल सकते उसको, क्योंकि वो सरकार की नीतियों के अनुसार चलता है। ये आप बेटर वो समझती मैं हैं। आपको दिखाऊंगी उसका डिजाइन कभी। वो अगर हो ऐसा सकता है। प्रपोजल आपके पास है, अगर कुछ ऐसा प्रपोजल आपके पास बना है। अलका दीदी सीडेक में डायरेक्टर होती थी। सीडेक जो एक बहुत रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है इंडिया में कंप्यूटर का, उसमें ये डायरेक्टर थी, और बहुत टॉप रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया है। यहाँ पे लिंग्विस्टिक उस पे काम किया है, और कई सारे इनोवेशन है जो इन्होंने दिए। तो कुछ सोच के बोला होगा उन्होंने। अलका दीदी से आपको मैं नहीं, जोड़ क्या दूंगा। मैं है ना सबमिट दीदी, करूंगी, आपका मेरा सजेशन प्रपोजल बहुत अच्छा सबमिट है। करूंगी, सबमिट आपका करूंगी मेरा सजेशन प्रपोजल।
आपका सजेशन बहुत अच्छा है, प्रपोजल बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी कंट्री में जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके हिसाब से बहुत सी चीजें चलती हैं। अब जैसे नहीं मित्तल नहीं, उनका इंटरनेट कुछ चला रहा है। संबंध ही नहीं है। उनके साथ क्यों करना है? हम अपनी, हमारा जो दो प्रोजेक्ट्स है, गुरुकुल एवरीवेयर एंड सहकारिता, उसमें ही उसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा सकते हैं ऑन द सेम नेटवर्क। जो भी अब नेटवर्क है सध्या चालू है, उसके ही ऊपर हम उसको सिमेंटिक नेटवर्क बोलेंगे, जहां हर एक को यूनिक आईडी मिलती है, उसका हम सैंपल दिखा सकते हैं। और सेकंड थिंग बहुत अच्छा इज है। गांवों, और गांवों के भी लिए यूआई मींस यूजर इंटरफेस, वो यूजर इंटरफेस ऐसी होनी चाहिए कि जैसी ही वो रियलिटी से कनेक्टेड है। जैसा कि आप देखेंगे कि वो जो जिम ऐप होता है, तो जिम जी ऐप में क्या होता है, एक सपोज इंडिया का मैप दिखाया, उसमें महाराष्ट्र का मैप दिखाया, समझे? उसके जी जी अंदर जाके जाके विलेज जस्ट टिक टिक जी टिक करके जाओ, और जी वो जी। हमें प्रत्यक्ष दिखाना है बच्चों को, जो स्मार्ट बहुत अच्छा बच्चे है। पिकअप करेंगे और सभी को। फिर उधर आएगा, उनको अपना गांव मिल गया, तो वो गांव जो है और ये है, वहां हमें वहां का ग्राम पंचायत का नोड लगाना चाहिए, और उधर ग्राम पंचायत के प्रमुख का फोटो लगाओ। बहुत ठीक बढ़िया। है? और उसके ऊपर वो जब करेंगे, अभी इधर ग्राम पंचायत का ही नहीं, ये इसी तरह से हमें अपने नेशनल लीडर का भी कनेक्ट करना है। अभी सपोज जी आप सभी नेशनल लीडर्स है, हाँ, अभिषेक इज अ नेशनल लीडर, तो अभी अभिषेक का भी नाम इधर आएगा सर्च करके कि नेशनल लीडर अभिषेक, तो वो कहाँ है, वो गांव वो दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा कि नेशनल लीडर मीन्स इंडिया का मैप है, उसमें नेशनल लीडर सभी का ये होगा, उसको वो इधर आवाज से चूज करे और इससे चूज करे, पॉइंट करके, और फोटो से चूज करे, समझा? जी जी। तो वो उसका यूनिक आईडी हो जाएगा, उसको कोई फंसा नहीं सकता है फिर। और बहुत अच्छा उधर है। दबा के वो उसके साथ डायरेक्ट बात करे कि जो करना है वो। इसी तरह से ये सभी गांव के लोग कर सकेंगे, क्योंकि इट इज विजुअल इंटरफेस, जो उनको मालूम है उसके ऊपर। अगर उनके पास, हर एक के पास अपने गांव का मैप है ना, और जी उनको खाली ग्राम पंचायत के इसको एक सिंबल रखो उधर, ग्राम पंचायत का सिंबल रखो एक, उधर जी। प्रेस करे, तो उधर उसके ग्राम पंचायत के आदमी का फोटो आ जाएगा ना। वो आदमी का फोटो आना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ही उसकी रियल आईडी है, समझे? और वो जी। ही एक आईडी हम उसको देंगे, दूसरे किसी को वो आईडी मिलेगी ही नहीं, हम्म। समझे ना? तो इसमें फंसने की जरूर ये नहीं है। प्रॉपर एक्चुअल मीन्स रियलिटी का जैसा आदमी के साथ हम व्यवहार करते हैं, वैसा ही हम्म। व्यवहार हो जाएगा, और वो नेशनल लेवल पे हो जाएगा, फिर ग्राम लेवल पे, सभी लेवल पे हो जाएगा। तो ऐसा बहुत अच्छा। नेटवर्क, अभी नेटवर्क में हमें ह्यूमन सेंटर नेटवर्क करना चाहिए, नॉट कि मशीन सेंटर नेटवर्क। और ब्लैक बॉक्सेस सभी रिमूव करने चाहिए, ब्लैक बॉक्सेस से चीटिंग होती है। तो बिल्कुल सही पारदर्शी, बात है। हाँ, तो ये सभी पारदर्शक हो जाएगा। फिर ग्राम का भी सभी, ये ग्राम के लोग देख सकेंगे क्या होता है। सिमिलरली कोऑपरेटिव चलती है, तो कोऑपरेटिव के लिए भी उनको पता चलेगा कि हमारा सामान कहाँ से कहाँ जाता है, वो उनको दिखाई देगा। सपोज मेरा आपका नाम, सपोज अभिषेक ने कुछ ट्रांसफर किया 500 गेहूं का ये टू समबडी एल्स, तो वो भी उनको दिखाई देगा। कैसा? कि उनको वो जिसको दिया उसका नाम मालूम है, इतना है, तो उसके ऊपर इंडियन, एंड दैट टू इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो गुड। वो तो हम इतना तो हम समझते हैं कि जो साक्षर तो है, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो ये साक्षरता तो इट इज अ प्री कंडीशन। कौन सी भी भाषा में उनको लिखना पढ़ना आना चाहिए, बस, तो हो अगर ये सकता है। प्रोजेक्ट आपके पास है दीदी,
हम्म। तो आप यकीन मानना, इसको अप्रूव हम लोग करा लेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एक बार ओके। बस उसका था खाली थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देखना। रीजन, हम किसी भी चीज को जब उसको देखते हैं, समझते हैं, हम्म। और प्रेजेंटेशन प्रॉपरली होता है, तो अप्रूवल हाँ। कराने के लिए अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम कर सकते हैं हम लोग। ओके। और उसको, उसका एक सिंपल तरीका है कि हम पहले उसका पायलट प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको उनको हमारे दिखा के, पर्सनल। और हाँ, और उसको इम्प्लीमेंट करा लेंगे। थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि हम उसको नहीं कर पाए। रेवोल्यूशन नहीं, होगा अगर ये है तो। उसके लिए लोगों को क्या सीखना पड़ेगा? सर्व सामान्य आदमी को सब कुछ नहीं सीखना पड़ेगा। उसको बराबर। खाली एंट्री कैसी करनी है, हम्म। रिकॉर्ड में एंट्री, रिकॉर्ड कैसा, एक फॉर्म भरने जैसा। हम्म। हम्म। नाम बोलो तो बराबर। नाम, तो एज बोलो तो एज, ये बोलो तो ये, ऐसी एंट्री करनी उसको आनी पड़ेगी। और दूसरी चीज क्या है कि उसको वो रिकॉर्ड भरना अगर आ जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हम रिकॉर्ड भरने के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि कोऑपरेटिव्स के लिए भी हमें इतने सारे रिकॉर्ड्स अंदर भरने पड़ेंगे मशीन के अंदर, कि उसके लिए ये जो मुझे वो दिन आइडिया आई कि किसी ने कहा कि 2 लाख, 2 करोड़ अपनी अ, इस बचत स्मॉल सेविंग स्कीम वाली महिलाएं, उनको कुछ काम ही नहीं है, तो उनसे ही हम शुरू करें। 2 करोड़ महिलाओं को हम रिकॉर्ड कीपिंग का सीख जाए। उसके लिए उनको एक सिंपल एडिटर सिखाना है, और बेसिक मशीन कैसा ऑन ऑफ, और कहाँ टिक करना है एडिटर के लिए, और नेटवर्क के लिए, इंटरनेट के लिए। और तीसरी चीज है डेटाबेस, तो वो उनको नहीं समझना। डेटाबेस तो हम करेंगे। वो सभी जगह से जो डेटा कलेक्ट होती है, वो रिलेशनल डेटाबेस हमें देखना पड़ेगा कौन सा अच्छा है। उसमें अगर डालेंगे तो कौन सी भी क्वेरी वी कैन डू इट इन अ वेरी सिंपल वे। So we don't have to force it to be in one particular way. All that we have to do is put it in the relational database. उससे बचत भी होगी, कंसिस्टेंसी भी होगी, और गड़बड़ नहीं होगी। Now we have to select a system which is in open source, because otherwise we can't afford it also. Android पे भी जाती है, और कंप्यूटर पे भी जाती है ऐसी। वो लिनक्स वॉज द बेस्ट सिस्टम, उसको ये लोगों ने पूरा स्पॉइल कर दिया। वो था स्मॉल इज ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट वगैरह वगैरह, ये ब्लैक बॉक्स करके सब गड़बड़ कर दी है। तो वो सिस्टम हम लाएंगे और सब कुछ हो सकता है। और मेरे तो आई थिंक सीडैक के लोगों भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं, और मेरे स्टूडेंट्स ही है 7-8, वो बहुत ही होशियार है, मैं उनसे करा सकती हूँ। और ये प्रोजेक्ट्स हमने किए भी है। इनफैक्ट हमारे सेंटर ने ही आधार का ये कर दिया है। आधार का जो भी स्मॉल ऑफिस, अभी तो उसको उनका नाम भी, उसका नामो निशाना भी नहीं, उसको एनसीएसटी कहते थे, उसको उन्होंने सीडैक में मर्ज किया। बट वो बहुत ही रिसर्च हमारा हुआ था। इंटरनेट वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय अवर सेंटर। आधार का भी अभी हो गया है, और अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ। वो सेंटर जुहू में है हमारा। तो अगर थोड़ा सा पैसा भी मिलता है, तो बिकॉज दे विल नॉट डू एनीथिंग फ्री, बिकॉज दे हैव टू अर्न देयर ओन मनी, तो वो एग्री। आराम से करेंगे। उनके लिए ये एक बार ये आइडिया दे दी। और मेरा दूसरा एक कलीग है, वो हमारे कंसोर्शियम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करता था। वो भी बहुत होशियार है, धीरज गावरी। मैंने उसको ये आइडिया बोल दी, तो ही इज रेडी टू टेक केयर ऑफ दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो। वेरी गुड। हाँ, ही इज अपंग है, बहुत बहुत होशियार है। और हमारे इधर हमारे जो इनकी मदद करता था वो, कौन, हमारे जो प्रोफेसर प्रीतम दास भटनागर, जिनके नाम पर ये कंसोर्शियम चलती है साइंटिस्ट की, वो उनको बहुत मदद करता था। और वो आपका मेरे निवास स्थान कहाँ है दीदी? पुणे। पुणे।
मैं 17-18 तारीख में पुणे हूँ। 17-18। आपका, हाँ, आपका नंबर है मेरे पास, उसमें इसमें ग्रुप में है। हाँ। मेरी कोशिश हम्म। रहेगी मेरी कि मैं आपसे जरूर मिलूं, और इस प्रोजेक्ट के हम्म। बारे में बैठ के अगर आप बताएंगी तो हाँ मैं, उसका हाँ, वो इम्प्लीमेंटेशन, ज्यादा अच्छा, और ज्यादा सरकार से अच्छा। उसकी, और उसकी सरकार से परमिशन लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, बट उसका प्लेटफॉर्म किस तरीके से है। दूसरा, हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट, उसके लिए एक छोटा सा बनाना पड़ेगा, ताकि हम बनाएंगे। हाँ, वो एक बार हम लोग बैठेंगे जब, तो डिजाइन कर लेंगे उसको। और अगर हम्म। वो रहेगा तो इसको रियली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों तक पहुंचने की। और क्योंकि गांव में जितनी पब्लिक रहती है उतनी शहर में नहीं रहती है, शहर में जो भीड़ है वो गांव की है। नहीं, आज थोड़ा भी वो तो बड़े ब्रेक। शहर को हटा दो तो सबसे ज्यादा भीड़ गांव में ही है। तो अगर गांव के बच्चे अगर वो एजुकेट हो जाएंगे तो फिर ज्यादा बच्चे तो दिक्कत नहीं। काफी स्मार्ट ही होते हैं। बच्चे, हाँ, उनको खाली दिखाना पड़ेगा पहले, हम्म, बिल्कुल प्रत्यक्ष ठीक बात है। दिखाना पड़ेगा। और वो हम्म, बच्चे पीयर ग्रुप, इवन अवर इन अवर ऑफिस आई हैव सीन that we had the courses only once in a week. We used to take courses, but we used to give them projects and उनको मार्क्स मिलते हैं। तो हम्म, सभी हम्म, आपस में ग्रुप्स बना के, जिसको नहीं आता था उसको दूसरे कहते थे, वो हम्म, पीयर ग्रुप से एक दूसरे को, एक तो स्मार्ट होता है और कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। और बराबर। हमारे हमारे लेक्चरर्स भी सभी बहुत अच्छे, एक से एक बढ़िया। क्योंकि हम एट वन टाइम वी यूज टू टेक, पूरे देश में सिलेक्शन होता था, हम्म, द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स, सो हम्म, ब्राइटेस्ट टीचर्स यूज टू बी देयर, एंड बहुत अच्छा हो रहा था। तो वो भी हो नहीं, सकता इसको है। इसको करेंगे हम लोग, इसको करेंगे। एक बड़ा अच्छा प्रपोजल है आपका। और हम्म। अगर वास्तव में ये इम्प्लीमेंट करने लायक है जैसा आप बता रही हैं, तो यकीन मानना आप, हम लोग पूरी फोर्स लगाएंगे उसमें। बहुत और अच्छा। सरकार से अप्रूवल करने के लिए, और अपने को पता कैसे कराना है, वो हम लोग कराएंगे, हम्म। जरूर करेंगे उसको। मैं आपको सब समझाऊंगी, क्योंकि मैं अभी किधर जाती नहीं हूँ, क्योंकि हम्म, मुझे कोई अलाउ नहीं करते हैं। तबीयत तो ठीक है, बट पीपल आर स्केर्ड कि मुझे तकलीफ होगी, नहीं, इसलिए। वो एक सेक्टर के हिसाब से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आऊंगा अभी, और भी हमारे साथ के और जो साथी होंगे वो भी आएंगे। हो सकता है अभिषेक जी अगर उस समय फ्री रहे तो हम और अभिषेक दोनों आएंगे, हाँ। और उसको एक बार समझेंगे। और भी आएंगे, नालंगे साहब भी आ जाएंगे साथ में। एटलीस्ट कम से हम्म। कम अगर वो चीज अच्छी हो सकती है तो जन तक जरूर पहुंचना चाहिए। जो भी बच्चे एकदम। वास्तव में ये हाँ। शिक्षा लेने लायक हैं, जिनको नहीं मिल पा रही है, और सरकार के पास वो प्रोविजन है वो अप्रूव करने की, वो देने की, उस पर काम करेंगे ना। हम्म। हो सकता है, बहुत अच्छा। हम्म, ये बिल्कुल इसमें बहुत अच्छा, थैंक यू। करेंगे। जी, नमस्कार, नमस्कार। ये बहुत अच्छा डिस्कशन, बहुत अच्छी एजुकेशन। और हम लोगों के लिए तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस थिंग्स। मैं कुछ नहीं बोल रहा था अभिषेक जी, मैं आचार्य जी ने क्वेश्चन किया था कि सरकार क्या पहल कर रही है या सरकार की क्या है, तो जो बाजार में मुझे कुछ सुनाई देता है वो श्रीवास्तव जी ओके करेक्ट कर सकते हैं। एक तो सरकार का प्रोग्राम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तो है ही, जिसमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार डिजिटल शिक्षा भी, डिजिटल सुरक्षा भी, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच को बढ़ावा की पहल तो है। और एक आधान भी योजना है। ऐसे सुना है कि वो बैंक खाते खोलना और डिजिटल सेवाओं को ठीक से कैसे प्रयोग करें ग्राम के आदमी, वो भी है। और दूसरी तो पुरानी योजना है ही, प्रधानमंत्री जन धन योजना। मैंने भी जन धन में खाता खोला है। तो सरकार बैंकों में खाता खोलने में और फिर उसको आगे बढ़ावा देने में भी मदद करती है। ये जो आचार्य जी ने पूछा था तो मेरे दिमाग में ये था, ये आगे श्रीवास्तव जी और बढ़ावा दे सकते हैं। धन्यवाद। नहीं, इस पे हम लोग काम करेंगे। और रियली ये एजुकेशन का पार्ट जो है हमारी जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और सरकार वास्तव में ऐसे बहुत से प्रोविजन करती है जो लोगों तक मालूम नहीं होते हैं। और उसका कोई मतलब बहुत बड़ा वो नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा अपवाद नहीं है कि नहीं मालूम हो रहा। उसके लिए क्या है, हम लोग ना वहां तक पहुंचते नहीं। डेली एक नई योजना कहीं ना कहीं चालू होती है, या पुरानी योजनाएं जो पड़ी है ना,
हम उनका भी कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमको मालूम नहीं होती। अब चूंकि एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, उस प्लेटफॉर्म के तहत कोऑपरेटिव में इतनी सुविधाएं हैं, कोऑपरेटिव को समझना इतना आसान नहीं है। जो कोऑपरेटिव समझते हैं ना, वो कहीं और ही रहते हैं। आप देखेंगे इस देश में, देश का सेकंड नंबर सबसे पावरफुल आदमी आज भी कोऑपरेटिव मिनिस्टर है। लोग समझते हैं कि सबसे बेकार डिपार्टमेंट है, लेकिन उसकी जो क्षमताएं, उसका जो पावर है, उसको समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे क्या बेनिफिट लिए जा सकते हैं। अभिषेक ने कहा जैसे थोड़ी देर पहले कि लोग कोऑपरेटिव में धांधली कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलाने की मानसिकता नहीं होती। दूसरा, काम करने का जरिया उनका क्या है, कम पैसे ले लिए, अपना पेट भर लिया, छोड़ दिया। जब तक आपके मन में लोगों तक पहुंचने की आदत नहीं होगी, आप उस वो क्षमता अपने अंदर नहीं लाएंगे। जब तक लोगों के अंदर यही भावना रहेगी कि चार पैसे आ गए, घोटाला कर दिया, सिस्टम बंद कर दिया, छुट्टी, ये चीजें नहीं होंगी। और चूंकि सेंट्रलाइज हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा नालंगे जी ने भी कहा था पहले, तो उसमें वो कठोर उसका नियम बनाया जाएगा और एक ही जगह से सब चीजें इंप्लीमेंट होंगी। सबको सबकी अलग अलग तरीके की जवाबदारियां होंगी और उन जवाबदारियों को पूरा करने की भी जवाबदारी होगी। तो बहुत अच्छे काम इस पे किए जा सकते हैं। और एक खाली एजुकेशन नहीं, बहुत से काम किए जा सकते हैं। एजुकेशन मस्ट है, क्योंकि जब तक आपको एजुकेशन ही नहीं आएगी, जब तक आप कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। एजुकेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। उन पे काम करना, और नई नई तकनीकी जो आती हैं आजकल, देखेंगे आप बच्चे नए नए स्किल स्किल डेवलपमेंट कहीं कहीं सीखते हैं ना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं, बट वो कहीं इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। जबकि उनके लिए सरकार के इतने बजट हैं, कुछ पूछो मत। अब वो हो कैसे, ना तो लोग कोई ले जाने वाले हैं वहां तक, ना कोई बताने वाला है। वो बना, वहीं कॉलेज में रखा और वहीं वाइंड अप हो गया। तो हम लोग उन चीजों पे काम करेंगे, जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, ताकि वो चीजें सब तक पहुंचे। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा रहा। जी नमस्कार। अभिषेक जी आगे बढ़ाओ। ये समय समाप्त हो गया अभिषेक जी। कल्याण दादा हाथ उठाए हुए हैं, उनसे उनका एक लाइन सुन लेते हैं। हाँ जरूर जरूर। मेरा एक ही सुझाव था कि अगर इस पर हमारे एजुकेशन पर काम करना अ, हम लोग चाहते हैं तो कोऑपरेटिव जिस तरह मुझे कई जगह पर देखा हूं कि एजुकेशन पर लोग जब कोऑपरेटिव बेसिस पर जिन लोग को मिल्क कोऑपरेटिव में जुड़े हुए हैं कि फार्मर्स कोऑपरेटिव में जुड़े हुए हैं, उन बच्चे लोग के लिए उस कोऑपरेटिव ने बहुत, जो मार्केट में 100 रुपया का नोटबुक मिलती है, कॉपियां मिलती है, उनको 10-12 रुपए में भी प्रोवाइड करते थे, क्योंकि लाखों संख्या से उन लोगों को बनाते थे। अभी अगर हम लोग डिजिटली कुछ ऐसे कलेक्शन करें ताकि हम इस तरह का ऐप बनाएं जो ऑफलाइन में भी चल सके, बच्चों के पास मोबाइल है, घर में है, और क्लास 8 से लेकर के 8 9 10th 11 12th का अगर इसको कलेक्शन कर दिया जाए, नोट इस तरह का बनाया जाए ऐप जो चल सके, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है बच्चों को एजुकेट देने के लिए। और दूसरी है कि आज के देश में अगर देखा जाए कि 94% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, करीब करीब 50-60 करोड़ लोग इसमें है, आज काम कर रहे हैं। उनको लिए अगर पहुंचा जाए, उनको एजुकेट करने के लिए, तो हमको इस तरह का हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि आप बना रहे हैं ताकि काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको हम लोग को उस तरह के ऐप प्रोवाइड करेंगे ताकि A to Z इंफॉर्मेशन पहुंच जाए उनके पास, जो भी हो रहा है देश में। जिस तरह का अंतरंग जी पूछ रहे थे कि सरकार का योजनाएं क्या क्या है, कैसे जानेंगे, तो डे टू डे इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। इस तरह का ऐप बना रहे हैं हम लोग, अभी हो सकता है 1-2 महीना के अंदर में उनको कंप्लीट हो जाएगा, ताकि सारे लोग के बीच में, कॉमन लोग जो समझ पाएंगे अपना भाषा में, उस तरह का ऐप अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी चल सकता है, इस तरह एजुकेशन देने की। और आप, मैं चाहूंगा कि जिस दिन ओपन होगा, हम लॉन्च करेंगे उस तरह का ऐप, आप लोग फीडबैक भी ले सकते हैं कि क्या और उसमें डेवलप किया जा सकता है। धन्यवाद। कल्याण जी, सबसे पहले तो बच्चों को ना फिजिकली एजुकेशन की बहुत आवश्यकता रहती है। जो आप ऐप की बात कर रहे हैं वो बच्चे सीखेंगे, जरूर सीखेंगे।
सरकार जैसे आपने कहा कौन कौन सी योजनाएं लागू रहती हैं डे बाई डे हमको पता होना चाहिए। जिस दिन वो चीजें प्लेटफॉर्म पे आएंगी ना, तो सबसे पहले तो एक ही योजना का हम बच्चों को बेनिफिट दे लें कि जो सब्जेक्ट आज की डेट में स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते हैं, जो बिल्कुल अलग थलग कर दिए गए हैं बट सब्जेक्ट के पार्ट हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करा के फिजिकली एजुकेशन अगर बच्चों को दी जाएगी ना पहले स्टार्टिंग में, तो आप यकीन मानो वो आपका जो ऐप आप जो बना रहे हो वो तो कारगर साबित होगा होगा, लेकिन फिजिकली जो एजुकेशन बच्चे सीखते हैं ना सामने, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। हम सब लोग पुराने जमाने में भी या अभी भी आप देखेंगे डिजिटल एजुकेशन जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है, जो आप ऐप बता रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन स्कूलों में आज भी फिजिकली एजुकेशन सबसे मस्ट मानी जाती है, क्योंकि बच्चे जो वहाँ सीखते हैं ना, उसके बाद ही घर पे ऐप में या उन चीजों पे मदद ले सकते हैं। नहीं नहीं श्रीवास्तव जी, ये तो हम आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि हम डिजिटल क्या कर सकते हैं। फिजिकल तो मैं वही बता रहा डिजिटल हूँ कि हम लोग का सर्व शिक्षा अभियान से लेकर के पीएलपी टीएलपी से लेकर के एडल्ट एजुकेशन लेकर के राइट टू एजुकेशन से लेकर के ये तमाम चीज होने के बाद आज देख रहे हैं कि देश भर में ओडिशा में 60,000 टीचर का कमी है। टीचर का कमी के साथ साथ स्कूल का भी कम है। तो हम अभी स्कूल को बाइंड अप कर रहे हैं ताकि हमारे एजुकेशन पर जो बजट धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, जितना बजट होना चाहिए, तो सरकार पर दबाव आ रहा है और सरकार मल्टीनेशनल जितना क्यों कम रहे, इनको बड़ा एक चर्चा के विषय है। क्यों एजुकेशन पर पैसा घटा रहे हैं और सारे इस तरह कर रहे हैं, स्कूल को क्लोज कर रहे हैं, टीचर को कॉन्ट्रेक्चुअल बना रहे हैं, जितना फिजिकल एजुकेशन देना चाहिए क्यों नहीं दे रहा है, इसके पीछे कौन वजह है। सरकार सचमुच में देश के सरकार जिम्मेदारी है कि और उनका पीछे कौन काम कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम आज के टॉपिक रखे थे, हम डिजिटल किस तरह एजुकेट कर सके लोग को, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरह मजबूत करें ताकि हम डिजिटली उनको एजुकेट कर सके। फिजिकल एजुकेशन जो कर रहे हैं वो भी आप जो बोल रहे हैं सचमुच है कि ये बहुत सही है कि फिजिकल एजुकेशन और इंटरफेस होना चाहिए कि टीचर और गुरु और शिष्य का जो परंपरा थे उनको रखना चाहिए, लेकिन उसको तो बंद करने जा रहे हैं सरकार, और सरकार साथ हम लड़ नहीं पा रहे। हम चाह रहे हैं कि स्कूल खोले, टीचर दो, यहाँ सारे एजुकेशन दो, नहीं हो पा रहे हमसे। उसके आज का जो चर्चा का विषय है वो है हमारे अल्टरनेटिव एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी कैसे करें, इस पर हम आज चर्चा रख रहे हैं। कल्याण जी, आपके यहाँ जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना नित्यानंद गौड़ जी, उनसे मेरी इस टॉपिक पे बात हुई थी, और आपके यहाँ का जो बजट है वो लगभग 25-26 का 31,000 करोड़ है। बहुत कम है, और आप बहुत सर कम है, 31,000 सर कुछ नहीं है। सर 31,000 करोड़ का सरकार का बजट है, उन्होंने कुछ सोच के दिया होगा। दूसरा, हाँ उसमें हाँ, सारी शिक्षाएं आ जाती हैं। 31,000 करोड़ बजट छोटा नहीं होता है। 25-26 का बजट 31,000 करोड़ है सर। उड़ीसा की पॉपुलेशन कितनी है? 5 और करोड़। प्लस हम अभी बच्चों को एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, हम कौन सा वहां भी पीएचडी को और उन सबको पहुंच गए हैं। 31,000 करोड़ बजट बहुत है। आपका प्रपोजल बताओ, आप नित्यानंद जी से, मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेके बात कर नहीं नहीं लूंगा। नहीं, मुझे मुझे मेरे मतलब ये चर्चा नहीं हुआ आज। जो चर्चा का विषय अभिषेक जी रखे हैं कि डिजिटली कैसे पहुंच जाए, ये चर्चा हम लोग करेंगे एक दिन कि हमारे एजुकेशन सिस्टम आज जो है, आप जैसे बोले संस्कृत, जो भाषा, जो ज्ञान आपका पेट नहीं भर सकते हैं, वो शिक्षा धीरे धीरे आउट हो जाएगा। आज चाइनीज सीख रहे हैं, एक दिन इंग्लिश सीख रहे थे, फ्रेंच सीख रहे थे, जर्मन सीख रहे थे, आज चाइनीज बच्चे क्यों सीख रहे हैं? उनका पेट भरना पहले। नहीं कौन नहीं सा नहीं आपका नहीं नहीं, एजुकेशन आप शिक्षा अलग पेट दिशा में भरेगा? जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आपको भी संस्कृत का महत्व नहीं पता है कल्याण जी। पता नहीं संस्कृत है, ऐसा इसलिए सब्जेक्ट, सुनिए, मैं आपको ये बता मैं रहा हूँ, मैं पेट के आपको साथ आप नहीं जुड़ा हुआ है ना, नहीं मेरे नहीं पेट के आप साथ नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं 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 नहीं, आप पेट के साथ तो कोई सब्जेक्ट जहां जिसकी जो मातृभाषा है वो बोलता है। लेकिन आपने जो चाइना बोला, चाइना लोग सीख रहे हैं, चाइनीज सीख रहे हैं, रशियन सीख रहे हैं, कुछ लोग स्पेनिश सीख रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, एजुकेशन में ना संस्कृत को, इंग्लिश जो मीडियम स्कूल्स है ना, इन्होंने पीछे किया है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, संस्कृत अगर आप बोलना सीख गए ना, तो आपके पड़ोस में जो बच्चा अगर बैठा है, सपोज दैट आप ही स्टूडेंट हैं और आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, और आपके बगल में एक लड़का स्पेनिश सीख रहा है, वो साल भर में स्पेनिश सीखेगा, आप संस्कृत सीखने के बाद 1 महीने में स्पेनिश बोलना सीख जाओगे। उसका रीजन क्या है? संस्कृत बेसिकली क्या है, हमारे टंग जो होते हैं, जीभ,
हम कोई भी भाषा बोलते हैं, कोई भी वर्ड बोलते हैं, तो हमारी जीभ का उसके अंदर ऊपर नीचे होना, किस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट फ्लक्चुएट करना, वो सब टंग का सवाल है। संस्कृत उन चीजों में परफेक्ट लैंग्वेज है, और संस्कृत उसको जो है ये सब करती है, तो वो जल्दी सीख जाता है। हमारे हिंदुस्तान की सबसे टफेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? मलयाली। मलयाली बहुत कम लोग बोल पाते हैं, लेकिन संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति मलयाली तुरंत सीख जाता है, बाकी के लोग नहीं सीख पाते। नहीं, इंग्लिश सीखना ईजी ये है। तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, मतलब वो नहीं, संस्कृत ही एक मदर ऑफ ऑल एग्जाम्पल लैंग्वेज। दिया, एक हाँ। एग्जाम्पल दिया, मदर ऑफ लैंग्वेजेस पे नहीं गया। मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया। मेरा कोई वो नहीं है कि अपना हैदराबाद, अपना तमिल खराब है, या अपना हाँ, मलयाली खराब है, या अपना उड़िया खराब है, या बंगाली खराब है, ये सब नहीं है। संस्कृत से आप इन सब भाषाओं को बहुत इजीएस्ट बोल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये, वर्ड की कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है। अभी अगर ये जिस दिन लोगों का और मैसेज इसको होगा कि संस्कृत सीखने पर ही फ्रेंच सीख सकते हैं, चाइनीज सीख सकते हैं, रशियन सीख सकते हैं, लोग जरूर सीखेंगे। मतलब मेरा कहना था, जो जो तब तक जो देखिए, भाषा जो भाषा किसी का मतलब पैसा इनकम करने का जरिया बनता है, वो भाषा जरूर लोग सीख जाते हैं, उनको कोई सिखाने नहीं कल्याण जी जाते। एन श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी डिस्कशन है, लेकिन क्योंकि समय बहुत हो गया है, हमारे इसमें विनोद सिहाग जी कुछ हाथ उठा रहे हैं, वो नए जुड़े हैं, उनको एक थोड़ा सा चांस दे दें। सॉरी सॉरी, धन्यवाद। जी नमस्कार जी जी, नमस्कार, बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार जी, नमस्कार। विनोद जी, सभी को नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार बोलिए सर, मेरी आवाज आ बोलिए नमस्कार रही है? साहब। नमस्कार। हाँ, आ रही है, बहुत अच्छी। हाँ, आज का डिस्कशन सुना, काफी अच्छा था डिजिटल इंडिया का। और डिजिटल इंडिया तो देखिए लगातार बढ़ता रहेगा, और ये जो एजुकेशन ऑनलाइन है ये भी लगातार बढ़ेगी। अभी जो फार्मर्स हैं, शायद सबसे अनपढ़ उन्हीं को माना जाता है। मैंने उनको अपनी केसीसी का जो रोल ओवर है वो डिजिटल ऐप पर करते देखा है उनको, और वो 2021 से मैं उनको देख रहा हूँ, कोरोना के बाद से। तो जो फार्मर अगर ऐप पे आ सकता है, तो हम दूसरे लोगों को भी ऐप पे अच्छे से सिखा सकते हैं, और ऑनलाइन की अच्छी एजुकेशन उनकी भी हो सकती है। और डिजिटल जो है, जैसे अभी एक प्रधानमंत्री जी का भाषण था, मोदी जी का, जो श्रीवास्तव जी और कल्याण जी एक डिस्कशन कर रहे थे बजट का एजुकेशन पे। तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मेघालय की पद्धति अभी चेंज करेंगे। उसके बाद में मेरी कुछ लोगों से चर्चा हुई भी, क्या सिस्टम है, क्या हो रहा है। तो बोले जो टीचर्स है उन सभी को ऑनलाइन एजुकेशन ही देंगे पहले, और यही इजी मेथड है। इसमें क्या है, सभी को बहुत जल्दी से ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। पीडब्ल्यू का जैसे एग्जांपल दिया, उसी एग्जांपल के तौर पे। तो जैसे अलका दीदी का जो एक सुझाव था, तो वो भी इसके साथ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिजिकल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, आई टू आई कॉन्टेक्ट का भी बड़ा महत्व रहता है, पर डिजिटल का जो है ये भी लगातार चलता रहेगा, और हमें इसके साथ अपडेट होता रहना पड़ेगा। धन्यवाद, बस यही कहना था मुझे। आज का बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद विनोद जी, श्रीवास्तव जी, कल्याण जी और सभी। अलका दीदी से रिक्वेस्ट है कि वो इसको क्लोज करे और अपने दो शब्द लास्ट में कहें। ओम शांति। बहुत खुशी की बात है कि हम थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंट करते, क्योंकि मुझे तो लगता है कि विदाउट नया ढूंढने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। और मेरे पास तो मेरी तो पीएचडी थी सिमेंटिक मॉडलिंग पे, बट अनफॉर्चुनेटली वो इट वाज बिफोर टाइम। वो 96 में मैंने कंप्लीट की थी, और इसका महत्व ही किसी को समझा नहीं था कि रियलिटी से कनेक्टेड इंटरनेट की क्या जरूरत है। तो मुझे बहुत अभी खुशी लगती है कि वो कार्य तो वेस्ट हो गई थी पीएचडी, ऐसा ही मैं मानती थी। तो अभी मेरे पास वो पूरा डिजाइन भी रेडी है, और मैं प्रत्यक्ष में दो दो जन को कह सकूंगी। मैं गवर्नमेंट के पास नहीं ले जा सकी, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे वो टाइम, और टाइम नहीं था। गवर्नमेंट सुनने के मूड में नहीं थी। वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो टाइम, और वो क्या करते थे, खाली हमारे पास प्रपोजल्स, कितने सारे प्रपोजल्स हमने दिए थे,
बट वो प्रपोजल्स लेते थे, फिर अपना ही प्रपोजल बना के सब आगे लेते थे। हमें पैसा वगैरह देने की बात ही नहीं करते थे, एक पैसा भी हमें मिला नहीं। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की थी। एनीवे, अभी तो वी हैव टू फॉरगेट वॉट एवर हैड हैपन एंड स्टार्ट विथ गुड फ्यूचर इन माइंड। ओके, ओम शांति। सभी को थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। जी नमस्कार। अभिषेक जी क्लोज करिए। अभिषेक जी हैं क्या? शायद नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, मैं सभी क्लोज। को शुभ रात्रि, बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद। क्लोज करिए। नमस्कार ओके, नमस्कार शुभ नमस्कार रात्रि। नमस्कार नमस्कार। रात्रि। अभिषेक जी बंद कर रहे हैं?